तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो 33rd हेवन से लोअर रेलम की तरफ जा रही थी। इस टनल के अंदर बहुत सारे पावरफुल एल्डर्स हवा में पूरी स्पीड से उड़ते हुए जा रहे थे। इनमें सबसे आगे एक ग्रीन कपड़ों वाला एल्डर था जिसके माथे पर एक ग्रीन सिंबल था। ये वही सीनियर ब्रदर वान था जिसको गुतियान ने पहले बुरी तरह से हराया था। उसके पीछे उसका मास्टर जो कि एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर था पर्पल रोब्स में, और एक रेड हेयर्ड एल्डर भी उड़ रहे थे। सीनियर ब्रदर वान गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि थोड़ी देर पहले उस गुतियान ने अपने नंगे हाथों से स्पेस को चीर कर 33rd हेवन में कदम रखा था और उसने सबके सामने मेरी जूनियर सिस्टर लिन को वहाँ से उठा लिया था। सीनियर ब्रदर वान चिल्लाते हुए आर्डर देता है कि और तेज चलो, रुकना मत, हमें जल्दी से वहाँ पहुँचना होगा। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि डैम इट, जब मैं इस शख्स को ढूंढ निकालूंगा तो मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बुरी तरह से टॉर्चर करके मारूंगा। सीनियर ब्रदर वान रोते हुए और गुस्से में कहता है कि मैंने जूनियर सिस्टर लिन का दिल जीतने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, मैंने इतना लंबा वक्त उसके पीछे गुजारा था, मैं बस उसको हासिल करने ही वाला था कि इस गुतियान ने आकर उसको मुझसे छीन लिया और उसको बेरहमी से मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे मास्टर ने मुझे जो सबसे कीमती ट्रेजर ताइचिंग बागुआ मैप दिया था, उस बास्टर्ड ने उसको भी अपने हाथों से तोड़कर कचरा बना दिया। मैं इस सब का बदला उससे जरूर लूंगा और उसको इसकी भारी कीमत चुकाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम गुतियान को इमॉर्टल रेलम के एक बहुत ही खूबसूरत और सरीन एनवायरनमेंट में आराम से चलते हुए देखते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े फ्लोटिंग माउंटेन्स, वाटरफॉल्स और ग्लोइंग बर्ड्स थे। गुतियान आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही काम आवाज में कहता है कि मैं आखिरकार यहाँ आ ही गया, मैंने जो सपना देखा था वो आज पूरा हो गया है। एक वक्त था जब मैं सपने में भी यही सोचता था कि मैं कब इमॉर्टल बनूंगा और इस इमॉर्टल रेलम में कदम रखूंगा। गुतियान को अपना पुराना दोस्त ली शून याद आता है। फ्लैशबैक में हम गुतियान और ली शून को एक दरख्त के नीचे बैठे हुए देखते हैं। ली शून बहुत ही एरोगेंट और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो गुतियान की तरफ पॉइंट करके हंसते हुए कहता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम मुझसे बहुत पीछे हो, तुम्हारा इमॉर्टल पाथ पर कदम रखना बिल्कुल नामुमकिन है और इमॉर्टल पोजीशन हासिल करना तो दूर की बात है, तुम कभी भी इमॉर्टल रेलम में एंटर नहीं कर सकते। ली शून अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस भाई पर डिपेंड करता है, तुम्हारा ये भाई ही असल में इमॉर्टल पाथ पर चलने के लायक है, जल्दी करो, आकर अपने इस भाई की खुशामद करो और इसको मस्का लगाओ। इस तरह जब मैं फ्यूचर में इमॉर्टल रेलम में जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले जाऊंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और गुतियान वापस प्रेजेंट में आता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और नॉस्टैल्जिक स्माइल थी। वो कहता है कि ली शून, ओ ली शून, तुम्हारा उस वक्त का एक्सप्रेशन सच में बहुत ज्यादा पंचेबल था, मेरा बहुत दिल करता था कि मैं तुम्हें एक मुक्का मार दूं। गुतियान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ली शून, तुम्हारे पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम दोबारा मिलेंगे तो चाहे तुम्हारे पीछे कोई भी मसला हो, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व कर दूंगा। गुतियान एक अजीब सी स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स, इसकी एक शर्त है, तुम्हें मुझे एक बार फादर कहकर बुलाना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम गुतियान के कोर्टयार्ड में देखते हैं जहाँ पर दा हुआंग एक क्यूट से येलो डॉग के रूप में जमीन पर आराम से लेटा हुआ था। वहाँ पर फायर फीनिक्स, ब्लड डीमन और रोशुए भी मौजूद थे। फायर फीनिक्स दा हुआंग की तरफ देखते हुए बहुत ही इम्प्रेस होकर कहता है कि ब्रदर दा हुआंग, तुम तो सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो ब्रदर दा। हुआंग ने उस गोल्डन स्पीयर को पकड़कर उस पूरी डिवोरिंग क्लैन की आर्मी को एक ही झटके में ऑब्लिटरेट कर दिया था। वो नजारा देखकर तो मैं सच में तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तुमसे ज्यादा हैंडसम और कोई नहीं हो सकता था। हुआंग अपनी पूंछ हिलाते हुए थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि बस ठीक ठाक था, इतना भी कोई खास नहीं था। फायर फीनिक्स आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर दा हुआंग से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि ब्रदर दा हुआंग, प्लीज मुझे अपनी वो गोल्डन स्पीयर थोड़ी देर के लिए उधार दे दो ना, मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलना चाहता हूँ। दा हुआंग उसको घूरता है और कहता है कि तुम हमेशा लॉर्ड गुतियान के साथ रहते हो, क्या लॉर्ड ने तुम्हें कोई वेपन नहीं दिया? फायर फीनिक्स मायूस होते हुए कहता है कि नहीं ब्रदर दा हुआंग, लॉर्ड ने मुझे कुछ नहीं दिया, प्लीज तुम मुझे अपनी स्पीयर उधार दे दो, मैं बस उसको थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहता हूँ। दा हुआंग थोड़ा सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, तुम और मैं दोनों ही लॉर्ड गुतियान के माउंट्स हैं, इसलिए हम दोनों बिल्कुल सगे भाइयों की तरह हैं। अपने भाई को गोल्डन स्पीयर उधार देने में मुझे कोई मसला नहीं है। दा हुआंग अपना पंजा हवा में उठाता है और वो बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन स्पीयर वहाँ अपीयर हो जाती है। फायर फीनिक्स खुशी से उस स्पीयर को पकड़ लेता है। स्पीयर को पकड़ते ही फायर फीनिक्स के जिस्म से आग निकलने लगती है और वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो हवा में उड़ते हुए उस स्पीयर को लहराता है और पूरे जोश में चिल्लाता है कि वाह, इस इनविंसिबल वेपन को पकड़कर खड़े होना और किसी दुश्मन का न होना, ये फीलिंग सच में बहुत बुरी लग रही है। फायर फीनिक्स आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाता है कि मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि 33rd हेवन से कोई ताकतवर दुश्मन नीचे आए ताकि मैं उनको मार कर इस पूरी दुनिया को अपना इनविंसिबल और टेरिफाइंग रूप दिखा सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी कोर्टयार्ड में रुओशुए को देखते हैं। रुओशुए की नजर वहाँ खड़ी हानशी पर पड़ती है। रुओशुए खुशी से उछलते हुए कहती है कि वाओ, कितनी खूबसूरत बिग सिस्टर है। रुओशुए दौड़ती हुई जाती है और हानशी की टांगों को जोर से हक कर लेती है। हानशी इस अचानक से हुए अटैक पर बुरी तरह से हैरान हो जाती है। वो अपने दिल में सोचती है कि मैंने आज तक किसी के साथ इतनी इंटीमेसी शेयर नहीं
नहीं की है। मुझे इस बच्ची को अभी पीछे धकेल देना चाहिए। लेकिन जब हानशी नीचे देखती है तो रुओशुए उसको बहुत ही क्यूट और मासूम आंखों से देख रही थी। रुओशुए की वो प्यारी सी शक्ल देखकर हानशी का दिल पिघल जाता है। वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है कि ठीक है, तो फिर इस छोटे से बच्चे को थोड़ी देर के लिए मुझ पर लटकने दो। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन टनल को देखते हैं, जिसमें से वो 33rd हेवन के एल्डर्स पूरी स्पीड से उड़ते हुए आ रहे थे। उनमें सीनियर ब्रदर वॉन, उसका मास्टर और बाकी एल्डर्स शामिल थे। सीनियर ब्रदर वॉन गुस्से में कहता है कि हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, ये सब गूतियान का किया धरा है। मास्टर जो व्हाइट हेयर्ड एल्डर था वो सीरियस होते हुए कहता है कि उसको लगता था कि हम कभी भी इस मैटर को 33rd हेवन के साथ लिंक नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने इतनी हिम्मत की और इतना बड़ा केओस क्रिएट किया। उसने बिल्कुल भी अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की। सीनियर ब्रदर वॉन कहता है कि ये शख्स सच में बहुत ज्यादा चालाक और स्नीकी है। उसने ये सब कुछ 33rd हेवन से नीचे आने के बाद किया। अगर जूनियर सिस्टर लिन को पहले से इस बात का एहसास न होता तो हम सच में इसको इग्नोर कर देते और उसकी चालाकी कामयाब हो जाती। आखिर कौन सोच सकता है कि कोई लोअर रेलम का इंसान ऐसी हरकत करेगा और हम उसको इन्वेस्टिगेट करने यहाँ तक आएंगे। रेड हेयर एल्डर आगे बढ़ते हुए कहता है कि 33rd हेवन की तरफ आने वाले सारे रास्ते बहुत पहले ही पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। यहाँ पर किसी भी अवेकनिंग रेलम से ऊपर के एक्सपर्ट का पैदा होना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर जूनियर सिस्टर लिन को इस मैटर का 33rd हेवन से कनेक्शन फील ना होता तो हम कभी भी इस जगह पर आने का नहीं सोचते और खुद आकर इन्वेस्टिगेट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मास्टर एक एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है कि हफ उसको लगता था कि उसकी प्लानिंग बिल्कुल फ्लॉलेस और परफेक्ट है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती और फ्लॉ बन गया। मास्टर अपने आसपास देखता है और हैरानी से कहता है कि वेट गूतियान कहाँ है सीनियर। ब्रदर वान भी परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर, मुझे गूतियान कहीं नजर नहीं आ रहा। हेवनली पनिशमेंट लैंड इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वहाँ पर सिर्फ रूइंस बचे हैं। रेड हेड एल्डर गुस्से में कहता है कि इस शख्स का आखिर बैकग्राउंड क्या है, ये सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट और फियरलेस है। सीनियर ब्रदर वान भी गुस्से में हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ, इसने न सिर्फ हमारे साथ दुश्मनी मोल ली है बल्कि इसने आर्डर हेवन कोर्ट की मैजेस्टी को भी चैलेंज करने की हिम्मत की है। मास्टर सीरियस होते हुए बताता है कि द अडल्ट्स ने पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि ये एरा सबसे ज्यादा केओटिक और टर्बुलेंट होगा और लगता है कि वो प्रेडिक्शन सच हो रही है। ये एरा सच में एक बहुत बड़े केओस का शिकार होने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। मास्टर आगे बताता है कि हम दाओ ऑर्थोडॉक्स फैक्शंस को बिलोंग करते हैं और यहाँ तक कि 33rd हेवन के हाईएस्ट 10 हेवंस में भी कोई हमें आसानी से प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता और आर्डर हेवन कोर्ट तो उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है। लेकिन इस गूतियान ने एक के बाद एक इन दोनों सबसे बड़ी फोर्सेस को चैलेंज कर दिया है। ये सच में एक बहुत बड़े केओस और तबाही का सिग्नल है। मास्टर अपने हाथ में एक ग्लोइंग गोल्डन पॉट निकालता है और कहता है कि इसने हमें प्रोवोक करने के बाद आर्डर हेवन कोर्ट को भी प्रोवोक किया है। सीनियर ब्रदर वान पूछता है कि मास्टर, क्या हमें पहले वापस जाना चाहिए? मास्टर इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही रेयर और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इसको ठीक से यूज करें तो हम पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकते हैं। हम अपनी पैसिव स्टेट को तोड़कर इनिशिएटिव हासिल कर सकते हैं। मास्टर एक एविल स्माइल के साथ कहता है कि क्योंकि इस वक्त गूतियान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि हम यहाँ आकर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वरना वो इतनी आसानी से और बिना किसी कवर के अपने अटैक्स लॉन्च ना करता। इसलिए वो इस वक्त पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड होगा। हम इस मौके का फायदा उठाकर उसको कैप्चर कर सकते हैं और फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सीनियर ब्रदर वान खुशी से कहता है कि गुड मास्टर उन सबको वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम सबको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब या खतरनाक लगे तो फौरन वहाँ से रिट्रीट कर जाना, कोई रिस्क मत लेना। मास्टर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो दुश्मन इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं और मेरे जूनियर ब्रदर्स मिलकर आसानी से उसको हरा सकते हैं और उसको जिंदा पकड़ सकते हैं। मास्टर हवा में अपना हाथ लहराता है और कहता है कि लेट्स गो। हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ से वो सबसे पहले बाहर आया था और वहाँ जाकर देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। ये कहकर वो सारे एल्डर्स पूरी स्पीड से हवा में उड़ते हुए लोअर रेलम की तरफ निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम लोअर रेलम में गूतियान के कोर्टयार्ड के बाहर आसमान में एक बहुत ही मैसिव और डार्क पोर्टल को खुलते हुए देखते हैं। इस पोर्टल से बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग और डार्क एनर्जी निकल रही थी। फायर फीनिक्स जो कोर्टयार्ड में गोल्डन स्पीयर पकड़े हुए खड़ा था, वो इस पोर्टल को देखकर खुशी से पागल हो जाता है। वो पूरे जोश में हवा में उड़ता है और अपनी स्पीयर को लहराते हुए चिल्लाता है कि आखिरकार मेरा वक्त आ ही गया। मैं कब से इन दुश्मनों का इंतजार कर रहा था। अब मैं इन सबको मारकर अपनी इनविंसिबल ताकत दिखाऊंगा। उस डार्क पोर्टल के अंदर से सीनियर ब्रदर वान, उसका मास्टर और बाकी सारे 33rd हेवन के एल्डर्स पूरी ग्लोरी और टेरिफाइंग ऑरास के साथ बाहर निकल आते हैं। उन सबकी ऑरास मिलकर एक बहुत ही मैसिव प्रेशर क्रिएट कर रही थी, जिससे आसपास का माहौल कांपने लगता है। फायर फीनिक्स उनको देखकर पूरे जोश में दहाड़ता है और उन पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। दोनों साइड्स एक दूसरे को गुस्से से घूरती हैं और एक बहुत ही मैसिव और एपिक क्लैश शुरू होने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फायर फीनिक्स जो कि कोर्टयार्ड में खड़ा था, वो हवा
हवा में एक बहुत ही मैसिव आग के ब्लास्ट के साथ अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके जिस्म पर एक बहुत ही खतरनाक रेड और गोल्ड कलर का आर्मर आ जाता है और उसके पीछे आग से बने हुए बहुत ही मैसिव फ्लेमिंग विंग्स निकल आते हैं। उसके हाथ में गू तियान की दी हुई वो सुप्रीम गोल्डन स्पीयर थी जिसमें से आग की लपटें निकल रही थी। फायर फीनिक्स हवा में फ्लोट करते हुए उन जुआन तियान सेक्ट के लोगों को घूरता है और पूरे गुस्से में पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, तुम्हारा मकसद क्या है। दूसरी तरफ हम हानशी को देखते हैं जो रुओ शुए को अपने पास पकड़े हुए खड़ी थी। हानशी उन दुश्मनों को देखकर अपने दिल में सोचती है कि ये लोग तो जुआन तियान सेक्ट के मेंबर्स हैं। इसे इस बात की हैरानी थी कि ये लोग इतनी जल्दी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हानशी अपने आप से कहती है कि वैसे देखा जाए तो मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए। अगर ये लोग गू तियान को मार देते हैं तो मुझे गू तियान की सर्वेंट बनकर नहीं रहना पड़ेगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन हानशी को एक और बहुत बड़ी परेशानी थी। वो जानती थी कि जुआन तियान सेक्ट के पीछे दाओ अलायंस यानी दाओ मेंग का हाथ है और दाओ अलायंस की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो अब आर्डर हेवन कोड की पोजीशन को भी थ्रेटन कर रहे हैं। हानशी सोचती है कि इन दोनों फैक्शंस के बीच किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो सकती है। इसलिए हानशी अपने दिल में डिसाइड करती है कि वो उल्टा ये चाहती है कि गू तियान इन जुआन तियान सेक्ट के लोगों को यहीं पर जान से मार दे ताकि आर्डर हेवन कोड का एक दुश्मन कम हो जाए। वहाँ पर जुआन तियान सेक्ट के एल्डर्स पूरी ग्लोरी के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके बीच में से वो ग्रीन बालों वाला शख्स जिसको गू तियान ने पहले बुरी तरह से पीटा था वो आगे आता है। ये सीनियर ब्रदर वान था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही खतरनाक और एरोगेंट एक्सप्रेशन था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए पूछता है कि गू तियान कहाँ छुपा बैठा है। फायर फीनिक्स उसकी इस बदतमीजी पर गुस्से में आ जाता है और अपनी गोल्डन स्पीयर को जमीन पर जोर से मारता है जिससे वहाँ पर आग का एक ब्लास्ट होता है। फायर फीनिक्स चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग लॉर्ड गू तियान को क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम लोग लॉर्ड गू तियान के दुश्मन हो। सीनियर ब्रदर वान उसकी बात सुनकर गुस्से में कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो, जल्दी से मुझे गू तियान की लोकेशन बताओ वरना तुम सबको ऐसी मौत मारूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। फायर फीनिक्स ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो पूरे एरोगेंस के साथ कहता है कि हाँ, अब मुझे पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि तुम लोग हमारे दुश्मन ही हो। फायर फीनिक्स अपनी गोल्डन स्पीयर को हवा में उठाता है और उसको सीनियर ब्रदर वॉन की तरफ पॉइंट करते हुए धमकी देता है कि तुम लोग हमारी मौत की बात कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि आज तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे, तुम्हारी मौत यहीं पर लिखी है। सीनियर ब्रदर वॉन उसकी इस धमकी पर गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि डैमनेट, एक छोटे से इमॉर्टल दाओ लेवल के एंट की इतनी हिम्मत कि वो मेरे सामने आकर इस तरह से भौंके, तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। सीनियर ब्रदर वान अपनी आंखों में पूरी ताकत इकट्ठी करता है और उसकी आंखों से दो बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन लेजर बीम सीधा फायर फीनिक्स की तरफ शूट होती हैं। हानशी जो पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, वो सीनियर ब्रदर वान की इस पावर को फील करके बुरी तरह से हैरान हो जाती है। वो अपने आप से कहती है कि जिया ओयाओ लॉर्ड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसने इतनी जल्दी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। हानशी परेशान होते हुए सोचती है कि दाओ अलायंस सच में बहुत ज्यादा अनफैथोमेबल और टेरिफाइंग होती जा रही है। 33rd हेवन का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब और पुअर होने के बावजूद उन्होंने इतने जवान शख्स को एक जिया ओयाओ लॉर्ड बना दिया। ये सच में बहुत हैरानी की बात है और आर्डर हेवन कोड के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वहाँ पर फायर फीनिक्स उन गोल्डन लेजर बीम्स को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो पूरे जोश में चिल्लाता है कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, देखो मैं तुम्हें कैसे बीच से काटता हूँ। फायर फीनिक्स अपनी पूरी ताकत के साथ हवा में उड़ता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन सीनियर ब्रदर वान बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा रहता है और एक एरोगेंट हंसी हंसते हुए कहता है कि तुम सच में हेवन के रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। एक मामूली सा इमॉर्टल दाओ लेवल का एंट मेरे सामने इतनी बड़ी बातें कर रहा है। सीनियर ब्रदर वान दोबारा से अपनी आंखों से एक बहुत ही मैसिव ग्रीन एनर्जी बीम शूट करता है। फायर फीनिक्स अपनी गोल्डन स्पीयर को आगे करके उस बीम को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। एक बहुत ही जबरदस्त और ईयर पियर्सिंग एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा कोर्टयार्ड धुएं और आग से भर जाता है। धुआं छंटने के बाद फायर फीनिक्स हवा में फ्लोट करते हुए एक बहुत ही एविल हंसी हंसता है। वो अपने आप को इनविंसिबल समझते हुए कहता है कि हे देखा तुमने, मैं ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा इनविंसिबल हूँ, हा। लेकिन उसकी ये खुशी सिर्फ एक सेकंड के लिए ही रहती है। अगले ही पल उस ग्रीन एनर्जी की शॉकवेव उसको हिट करती है और फायर फीनिक्स बुरी तरह से उड़ता हुआ पीछे जाकर जमीन पर क्रैश होता है। उसकी गोल्डन स्पीयर उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। फायर फीनिक्स जमीन पर गिरा हुआ दर्द से चिल्लाता है और अपने सर पर हाथ रखकर कंप्लेंट करते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। फायर फीनिक्स रोते हुए कहता है कि जब भी मैं अटैक करने की कोशिश करता हूँ तो हमेशा मुझे ही मार पड़ती है और मुझे ही पिटना पड़ता है। मेरे पास तो एक इनविंसिबल हाईलाइट मोमेंट भी नहीं है जिसमें मैं हीरो बन सकूं। सीनियर ब्रदर वान उसको जमीन पर गिरा हुआ देखकर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हारी ताकत बस इतनी सी ही थी, तुम तो एक झटके में ही ढेर हो गए। तभी वहाँ पर दा हुआंग अपने येलो डॉग रूप में भागता हुआ आता है। दा हुआंग हवा में जंप करके उस गोल्डन स्पीयर को अपने मुंह में पकड़ लेता है। दा हुआंग फायर फीनिक्स
फीनिक्स के पास आकर उसको मॉक करते हुए कहता है कि ब्रदर, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। ये गोल्डन स्पीयर लॉर्ड गू तियान ने मुझे दी थी। तुम इस स्पीयर की असली पावर को अनलीश ही नहीं कर सकते, इसलिए तुम हार गए। फायर फीनिक्स गुस्से में दा हुआंग को घूरता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो बस इन दुश्मनों को स्वीप करके अपनी इनविंसिबल पावर दिखाना चाहता था। क्या एक हीरो बनना इतना मुश्किल काम है? दा हुआंग पूरे जोश में भौंकता है और कहता है कि किल। तभी वहाँ पर ब्लड डीमन भी अपने रेड ड्रैगन वाले रूप में हवा में उड़ता हुआ आ जाता है। उसके हाथ में उसकी मैसिव झान तियान दाव थी। ब्लड डीमन गुस्से में दहाड़ते हुए चिल्लाता है कि लेट मी किल। ब्लड डीमन पूरी स्पीड से हवा में उड़ता हुआ सीनियर ब्रदर वान की तरफ चार्ज करता है और दा हुआंग भी अपनी गोल्डन स्पीयर के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सीनियर ब्रदर वान उन दोनों को अपनी तरफ आते हुए देखता है और बिल्कुल आराम से कहता है कि एक और कचरा आ गया। सीनियर ब्रदर वान अपने हाथ से एक बहुत ही मैसिव और थिक ग्रीन एनर्जी शील्ड बनाता है। ब्लड डीमन की झान तियान दाओ और दा हुआंग की गोल्डन स्पीयर जैसे ही उस ग्रीन शील्ड से टकराती हैं, एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है। लेकिन वो शील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। सीनियर ब्रदर वान अपनी पावर रिलीज करता है और एक बहुत ही मैसिव शॉकवेव निकलती है जो ब्लड डीमन और दा हुआंग दोनों को बुरी तरह से हवा में पीछे की तरफ ब्लास्ट कर देती है। ब्लड डीमन जमीन पर गिरता है और उसकी स्वॉर्ड जमीन में गड़ जाती है। सीनियर ब्रदर वान पूरे एरोगेंस के साथ आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए पूछता है कि और कौन है जो मरने के लिए आगे आना चाहता है। दा हुआंग जमीन से उठता है और दोबारा से अपनी गोल्डन स्पीयर को मुंह में पकड़ लेता है। ब्लड डीमन भी गुस्से में अपनी स्वॉर्ड उठाता है। सीनियर ब्रदर वान उन सबको घूरते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ। शराफत से मुझे बता दो कि गू तियान कहाँ गया है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद तुम्हारी सोल्स को तुम्हारे जिस्म से बाहर निकाल लूंगा और तुम्हारी मेमोरीज को स्कैन करके पता लगा लूंगा। तभी रुओ शुए जो हान शी के पास खड़ी थी वो गुस्से में आगे आती है। रुओ शुए सीनियर ब्रदर वान की तरफ इशारा करके चिल्लाती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मेरी बिग सिस्टर को नुकसान पहुँचाने की कोई इजाजत नहीं है। रुओ शुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम लोग यहीं से वापस चले जाओ तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे एंसेस्टर गू तियान बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इनविंसिबल हैं। अगर वो आ गए तो तुम सबको मार देंगे। सीनियर ब्रदर वान रुओ शुए की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। वो हैरानी से कहता है कि कहाँ से ये छोटी सी बच्ची आ गई? यहाँ पर तुम्हारे बोलने की कोई औकात नहीं है। लेकिन जैसे ही सीनियर ब्रदर वान रुओ शुए के चेहरे को गौर से देखता है, उसको अचानक से कुछ याद आता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी से कहता है कि वेट एंसेस्टर, तुम उस ली शून की डिसेंडेंट हो। सीनियर ब्रदर वान को रियलाइज होता है कि ये वही ली क्लैन की आखिरी बच्ची है जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे। उसकी हैरानी अचानक से एक बहुत ही एविल और मैनिएकल हंसी में बदल जाती है। वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आकर मुझे इतना बड़ा अनएक्सपेक्टेड हार्वेस्ट मिल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। सीनियर ब्रदर वान एक बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ रुओ शुए को घूरता है और कहता है कि उस ली शून की डिसेंडेंट बहुत खूब। अब मैं गू तियान के सामने, उसकी आंखों के बिल्कुल सामने इस बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करूंगा और इसको बेरहमी से मारूंगा। ब्लड डीमन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मिस रुओ शुए को नुकसान पहुंचाने का सोचो। तुम ठीक से सोच लो, अगर तुमने उनको टच भी किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। दा हुआंग भी गुस्से में अपने दांत निकालकर भौंकता है और उसको धमकी देता है कि अगर तुमने हिम्मत की तो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन सीनियर ब्रदर वान उन दोनों की धमकियों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम जैसे कुत्तों की बातों से मैं डरता हूँ? क्या तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मुझे रोक सको? मैं अभी इसको मारता हूँ। सीनियर ब्रदर वान अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही मैसिव ग्लोइंग ग्रीन एनर्जी का क्लॉ बनाता है। ये क्लॉ पूरी स्पीड से हवा में उड़ता हुआ रुओ शुए को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। हान शी जो वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी, वो अपने दिल में सोचती है कि मुझे गू तियान और इन जुआन तियान सेक्ट के लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो खुशी होगी अगर ये दोनों एक दूसरे को मार दें। लेकिन हान शी रुओ शुए की तरफ देखती है और उसको रुओ शुए बहुत ज्यादा क्यूट और मासूम लगती है। हान शी अपने आप से कहती है कि ये बच्ची सच में बहुत प्यारी है और इसने मुझे बिग सिस्टर कहकर बुलाया है। मैं इस मासूम बच्ची को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकती। मैं गू तियान के लिए नहीं बल्कि इस बच्ची के लिए इनको रोकूंगी। जैसे ही वो मैसिव ग्रीन क्लॉ रुओ शुए को पकड़ने वाला होता है, हान शी अचानक से आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में तेज ब्लू चमक आती है। हान शी अपना हाथ हवा में उठाती है और एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल ब्लू आई स्पीयर सम्मन करती है। हान शी पूरी ताकत के साथ उस आई स्पीयर को उस ग्रीन क्लॉ की तरफ स्विंग करती है। एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है और हान शी की आइस एनर्जी उस ग्रीन क्लॉ को एक ही सेकंड में फ्रीज करके शीशे की तरह तोड़ देती है। ब्लास्ट की शॉकवेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सीनियर ब्रदर वान बुरी तरह से उड़ता हुआ पीछे जाकर जमीन पर क्रैश होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। सीनियर ब्रदर वान दर्द से चिल्लाता है और जमीन पर गिरा रहता है। रुओ शुए खुशी से उछलते हुए तालियां बजाती हैं और कहती हैं कि वाओ बिग सिस्टर, आप तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर और ऑसम है। तभी जुआन तियान सेक्ट का मास्टर, जो कि एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर था, वो गुस्से में आगे बढ़ता है। वो हान शी की तरफ पॉइंट करके
चिल्लाता है कि हानशी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम हमारे मामलात में दखल क्यों दे रही हो? हानशी बिल्कुल आराम से अपनी आइस स्पीयर को पकड़े हुए खड़ी रहती है और बहुत ही कोल्डली जवाब देती है कि मैं कुछ नहीं कर रही, तुम लोग अपना काम करो। तुम्हें इन बाकी लोगों को मारना है तो मार दो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम इस बच्ची को टच नहीं कर सकते, ये मेरी प्रोटेक्शन में है। फायर फीनिक्स ये सुनकर हैरानी से हानशी की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हे, ये क्या बात हुई? तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हो? दा हुआंग भी गुस्से में भौंकता है और ब्लड डीमन अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराते हुए कहता है कि क्या हमारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है? क्या हम ऐसे ही मरने के लिए पैदा हुए हैं मास्टर? उनकी बातों पर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि हे तुम लोग खुद को क्या समझते हो? हम जिसको चाहे मार सकते हैं और जिसको चाहे जिंदा छोड़ सकते हैं। तुम लोगों को हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। हानशी अपनी जगह पर बिल्कुल ढीठ बनकर खड़ी रहती है और कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सीनियर ब्रदर वान जो जमीन पर गिरा हुआ था वो गुस्से में उठता है। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वो हानशी को घूरते हुए कहता है कि एल्डर, इसने मुझ पर अटैक किया है, इसने मुझे बुरी तरह से इंजोर कर दिया है, मुझे इसका बदला चाहिए। सीनियर ब्रदर वान रोते हुए कहता है कि ये औरत जिया ओयाओ सेकंड रेलम पर है और मैं अभी अभी जिया ओयाओ फर्स्ट रेलम में आया हूँ। मैं इसका सामना अकेले नहीं कर सकता। प्लीज एल्डर, आप इसको सबक सिखाएं और मेरे लिए इससे बदला लें। मास्टर उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि इसने तुम्हें मारा है, ये बात मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा, इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मास्टर हानशी की तरफ देखते हुए गुस्से में अनाउंस करता है कि गू तियान ने हेवनली पनिशमेंट लैंड में इतना बड़ा केओस मचाया और वहाँ के रूल्स को तोड़ा। उसने आर्डर हेवन कोड की मैजेस्टी को पूरी तरह से डिसरिगार्ड किया और तुम जो कि आर्डर हेवन कोड की लॉ एनफोर्सर हो, तुम गू तियान को अरेस्ट करने के बजाय उसके साथ खड़ी हो और यहाँ तक कि तुम उसके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम पर अटैक कर रही हो। मास्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ, लगता है आर्डर हेवन कोड अब पूरी तरह से रॉटन और करप्ट हो चुका है, इनके अंदर अब कोई जस्टिस बाकी नहीं रहा। हानशी बिल्कुल कोल्डली जवाब देती है कि तुम ठीक कह रहे हो, आर्डर हेवन कोड के अंदर भी करप्शन है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हम खुद अपने मैटर्स सॉल्व कर लेंगे, लेकिन तुमने हमारे सामने आकर हम पर अटैक करने की कोशिश की है और ये बात मैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करूंगी। मास्टर ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी व्हाइट विस्क को हवा में उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने हमारे डिसाइपल पर अटैक किया है, ये बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, तुम्हें उस एक थप्पड़ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मास्टर पूरे एरोगेंस के साथ कहता है कि मैं आज तुम्हें सबक सिखाने के बहाने आर्डर हेवन कोड के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारूंगा। मैं आज यहाँ पर अपने जुआन तियान सेक्ट की प्रेस्टीज और टेरर को एस्टैब्लिश करूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि हम कितने ताकतवर हैं। मास्टर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है। उसके जिस्म से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। वो हवा में उड़ता है और अपने हाथ से एक बहुत ही टेरिफाइंग गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट हानशी की तरफ शूट करता है। हानशी उस मैसिव अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो वो तुरंत अपनी ब्लू आइस स्पीयर को आगे करके एक थिक आइस शील्ड बनाती है ताकि वो इस अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन मास्टर का वो गोल्डन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही वो आइस शील्ड से टकराता है, शील्ड एक ही सेकंड में शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। ब्लास्ट की शॉकवेव सीधा हानशी के जिस्म पर आकर गिरती है। हानशी दर्द से चिल्लाती है और बुरी तरह से उड़ती हुई पीछे जाकर जमीन पर क्रैश होती है। उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और उसकी आइस स्पीयर उसके हाथ से छूट जाती है। हानशी जमीन पर गिरी हुई बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके कपड़े खून से खराब हो चुके थे। रुओशुए ये देखकर रोते हुए दौड़ती है और हानशी के पास आकर उसको हग कर लेती है। रुओशुए रोती हुई कहती है कि बिग सिस्टर, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? सीनियर ब्रदर वान अपने हाथ में एक बहुत ही मैसिव और थिक आयरन चेन पकड़े हुए आगे बढ़ता है। वो चेन को जमीन पर रगड़ते हुए एक बहुत ही एविल हंसी हंसता है और कहता है कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा था ना, अब मैं इस चेन से तुम्हें 1000 बार मारूंगा और तुम्हारी खाल उखाड़ दूंगा। ये बहुत ही फेयर डील है ना? रोशवे गुस्से में हानशी के आगे खड़ी हो जाती है और अपने छोटे छोटे हाथ फैलाकर सीनियर ब्रदर वान को रोकते हुए चिल्लाती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपनी बिग सिस्टर को मारने नहीं दूंगी। सीनियर ब्रदर वान गुस्से में रोशवे को घूरता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रास्ते से हट जाओ, छोटी बच्ची, जब मैं इसको मार लूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हारा ही हिसाब करूंगा। सीनियर ब्रदर वान अपनी पूरी ताकत से उस हैवी आयरन चेन को हवा में उठाता है और हानशी और रोशवे पर मारने के लिए स्विंग करता है। हानशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो चेन उन्हें हिट करने वाली होती है, अचानक वहाँ पर एक बहुत ही ब्लाइंडिंग और मैसिव गोल्डन रोशनी फैल जाती है। रोशवे के पीछे हवा में एक बहुत ही मैजेस्टिक और टेरिफाइंग गोल्डन फैंटम अपीयर होता है। ये गुतियान का फैंटम था। गुतियान का फैंटम बिल्कुल आराम से वहाँ हवा में फ्लोट कर रहा था और उसकी आंखों में एक बहुत ही कोल्ड और सुप्रीम अथॉरिटी थी। सीनियर ब्रदर वान उस गोल्डन फैंटम को देखते ही बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं और उसके हाथ से वो चेन जमीन पर गिर जाती है। वो डर के मारे कांपते हुए पीछे हटता है और जमीन पर गिर जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि ये तो तुम हो। सीनियर ब्रदर वान को याद आ जाता
जाता है कि ये वही टेरिफाइंग शख्स है जिसने उसको पहले बुरी तरह से मारा था। वो जमीन पर पीछे की तरफ क्रॉल करते हुए चिल्लाता है कि मास्टर मुझे बचा लीजिए, मास्टर मुझे बचा लीजिए। मास्टर जो पीछे खड़ा था वो गूथियान के फैंटम को देखकर गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ऑडेशियस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आकर मेरे डिसाइपल को डराओ। मास्टर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और अपने दोनों हाथों से एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन स्पेल बनाता है। आसमान से एक बहुत ही बड़ा और टेरिफाइंग गोल्डन हैंड नीचे आता है जिसके ऊपर बहुत सारे एंशिएंट रून्स और सिंबल्स बने हुए थे। ये ताइचिंग बागुआ की पावर लग रही थी। मास्टर पूरे जोश में चिल्लाता है कि सप्रेस हिम। वो मैसिव गोल्डन हैंड पूरी स्पीड से गूथियान के फैंटम को क्रश करने के लिए नीचे गिरता है, लेकिन गूथियान का फैंटम बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो बस अपना सर ऊपर उठाकर उस मैसिव गोल्डन हैंड की तरफ देखता है। गूथियान के फैंटम से एक बहुत ही पावरफुल इनविजिबल एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही वो मैसिव गोल्डन हैंड गूथियान के फैंटम से टकराता है, वो एक ही सेकंड में शीशे की तरह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और हवा में ऑब्लिटरेट हो जाता है। मास्टर अपना सबसे पावरफुल अटैक इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो कांपते हुए आवाज में कहता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मास्टर को अचानक से रियलाइज होता है कि ये तो सिर्फ गूथियान का एक फैंटम है। वो अपने आप से डरता हुए कहता है कि एक मामूली सा फैंटम इतना ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है कि उसने मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को एक ही झटके में तोड़ दिया, तो फिर इसकी मेन बॉडी आखिर कितनी ज्यादा खतरनाक और इनविंसिबल होगी। मास्टर को समझ आ जाता है कि उसने एक बहुत ही गलत और टेरिफाइंग इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। रेड हेड एल्डर जो मास्टर के पीछे खड़ा था, वो डर के मारे अपने सर पर हाथ रख लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये जगह सेफ नहीं है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब हम सब मारे जाएंगे। मास्टर भी बुरी तरह से घबरा जाता है और अपनी आर्मी को आर्डर देते हुए चिल्लाता है कि भागो, जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो, हम इसका सामना नहीं कर सकते। मास्टर अपना हाथ हवा में लहराता है और आसमान में एक बहुत ही मैसिव और डार्क पोर्टल खुल जाता है। ये पोर्टल उनको वापस 33rd हेवन की तरफ ले जाने वाला एंशिएंट सीक्रेट पाथ था। मास्टर, सीनियर ब्रदर वान और बाकी सारे एल्डर्स पूरी स्पीड से हवा में उड़ते हुए उस डार्क पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम उन सारे एल्डर्स को उस डार्क और मिस्टीरियस ग्लोइंग स्पेस टनल के अंदर पूरी स्पीड से उड़ते हुए देखते हैं। वो सब बुरी तरह से हाँफ रहे थे और उनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। मास्टर थोड़ा राहत की सांस लेते हुए कहता है कि शुक्र है हम वक्त पर वहाँ से निकल आए, ये सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, मैं तो बस मरने ही वाला था। मास्टर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब हम सेफ हैं। ये एंशिएंट सीक्रेट पाथ जुआन तियान सेक्ट ने बनाया था और ये पूरी तरह से सिक्योर है। हम अब वापस जाने के रास्ते पर हैं और वो गूथियान हमें यहाँ पर थ्रेटन नहीं कर सकता। लेकिन रेड हेड एल्डर अभी भी बुरी तरह से कांप रहा था। वो परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, मेरा दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर आने वाला है, हम अभी भी सेफ नहीं है। मास्टर गुस्से में उसको घूरता है और कहता है कि तुम अपने आप को खुद डरा रहे हो, यहाँ पर अचानक से क्या एक्सीडेंट हो सकता है, ये पाथ पूरी तरह से अनब्रेकेबल है, वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकता। हम जल्दी से सेक्ट में वापस जाएंगे और वहाँ जाकर प्रोटेक्टिव ग्रैंड एरे को एक्टिवेट कर लेंगे, उसके बाद हम पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। मास्टर उसको डांटते हुए कहता है कि तुम सच में एक चूहे की तरह डरपोक हो, तुम्हारे अंदर जरूरत से ज्यादा डर भरा हुआ है। लेकिन मास्टर की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि अचानक उस स्पेस टनल के पीछे से एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग गोल्डन रोशनी आती है। पूरा टनल बुरी तरह से कांपने लगता है और स्पेस में क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अगले ही सेकंड उस टनल को पीछे से चीरते हुए एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन हैंड अंदर घुस आता है। ये गूथियान का हाथ था जो उनको पकड़ने के लिए 33rd हेवन के टनल में भी आ गया था। रेड हेड एल्डर उस मैसिव गोल्डन हैंड को देखकर डर के मारे चिल्लाता है कि क्या है, ये कैसे पॉसिबल है। वो रोते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हम सेफ नहीं है, अब हम सब मारे जाएंगे। मास्टर भी उस गोल्डन हैंड को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी सारी अकड़ निकल जाती है, लेकिन वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि किस चीज से डर रहे हो फाइट, हम सब मिलकर इस पर अटैक करो। क्या तुम्हें लगता है कि हम जुआन तियान सेक्ट के लोग कोई नरम और कमजोर चीज है जिसको कोई भी आसानी से मसल देगा। मास्टर अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और अपने हाथों से एक बहुत ही मैसिव गोल्डन एनर्जी ब्लास्ट उस हैंड की तरफ शूट करता है। रेड हेड एल्डर और बाकी सारे एल्डर्स भी अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक्स लॉन्च करते हैं। कोई अपनी स्वॉर्ड से लेजर बीम्स शूट करता है तो कोई मैजिक सील्स यूज करता है। वो सब मिलकर उस मैसिव गोल्डन हैंड को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गूथियान का वो गोल्डन हैंड बिल्कुल अनस्टॉपेबल था। वो उन सारे अटैक्स को एक ही सेकंड में क्रश करता हुआ पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। वो मैसिव हैंड उन सारे एल्डर्स और मास्टर को अपने अंदर जकड़ लेता है। मास्टर दर्द और डर से चिल्लाता है कि नो, लेकिन अगले ही पल वो गोल्डन हैंड पूरी ताकत से बंद हो जाता है और एक बहुत ही जबरदस्त ब्लाइंडिंग एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन में मास्टर, सीनियर ब्रदर वान और बाकी सारे एल्डर्स एक ही झटके में क्रश होकर राख बन जाते हैं और उनका पूरा वजूद हमेशा के लिए ऑब्लिटरेट हो जाता है, उनका नामो निशान तक नहीं बचता। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस लोअर रेलम में गूथियान को उसके कोर्टयार्ड में आराम से खड़े हुए देखते हैं।
हैं। उसकी आंखों में एक बहुत ही कोल्ड चमक थी। गुतियान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि जो कोई भी रोशवे को टच करने की हिम्मत करेगा, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाए, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुतियान पीछे मुड़ता है और जमीन पर बेहोश पड़ी हुई हानशी की तरफ देखता है। हानशी के कपड़े खून से खराब थे और वो बुरी तरह से इंजर्ड थी। गुतियान एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि इस हानशी ने सच में मुझे थोड़ा हैरान कर दिया है। इसकी एक्शंस मेरी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग थी। गुतियान आराम से चलते हुए हानशी के पास आता है। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि ये एक लॉ एनफोर्सर है और बहुत ज्यादा एरोगेंट होगी, लेकिन इसने तो पूरी तरह से स्लेव बनने का रोल एक्सेप्ट कर लिया था और मेरे लिए काम करने को तैयार थी। गुतियान रोशवे की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इसने ये सब कुछ इस छोटी रोशवे की पर्सनल चार्म और क्यूटनेस की वजह से किया है। रोशवे सच में बहुत प्यारी है और कोई भी इसको नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए हानशी इसको बचाने आगे आ गई। गुतियान फायर फीनिक्स और दा हुआंग की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है कि दूसरी तरफ ये दोनों बेवकूफ हैं। हानशी ने इनकी जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की और इनको मरने के लिए छोड़ दिया था। गुतियान वापस हानशी की तरफ देखता है और कहता है कि खैर जो भी हो, इसने रोशवे को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और जुआनतियान सेक्ट से दुश्मनी मोल ली। इसका ये एक्शन बहुत अच्छा था और इसको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलना चाहिए। गुतियान अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक बहुत ही प्योर और मैसिव गोल्डन ग्लोइंग एनर्जी निकलने लगती है। गुतियान अपना हाथ हानशी की छाती के ऊपर रखता है और वो सारी गोल्डन एनर्जी हानशी के जिस्म के अंदर अब्सॉर्ब होने लगती है। जैसे ही वो एनर्जी उसके जिस्म में जाती है, हानशी के सारे जख्म एक ही सेकंड में ठीक होने लगते हैं और उसके जिस्म से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगती है। हानशी अचानक से एक लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो हैरानी से उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों को देखती है। उसको अपने जिस्म के अंदर एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग पावर फील हो रही थी। हानशी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कांपते हुए आवाज में कहती है कि क्या मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया? जिया ओयाओ सेकंड रेलम का बैरियर टूट गया है। हानशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी कल्टीवेशन पूरी स्पीड से बढ़ रही थी। वो हैरानी से चिल्लाती है कि जिया ओयाओ थर्ड रेलम नहीं, अभी भी बढ़ रही है। हानशी के जिस्म से एक बहुत ही मैसिव एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास की जमीन कांपने लगती है। वो पूरी तरह से शॉक में कहती है कि जिया ओयाओ फिफ्थ रेलम, मैं सीधा जिया ओयाओ फिफ्थ रेलम में पहुंच गई हूँ और ये सब कुछ सिर्फ चंद सांसों में हो गया। हानशी बुरी तरह से शॉक में गुतियान की तरफ देखती है, जो आराम से वहाँ खड़ा था। हानशी को अब पूरी तरह से समझ आ जाता है कि गुतियान आखिर कितना ज्यादा टेरिफाइंग और इनविंसिबल है। वो अपने दिल में सोचती है कि इसने मुझ पर कोई रेस्ट्रिक्शन या सील इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि इसको मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। इसके पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस और ताकत है। हानशी हैरानी से अपने आप से कहती है कि एक फैंटम ने इतनी आसानी से उन सारे ताकतवर एल्डर्स को क्रश कर दिया, तो फिर गुतियान की असली मेन बॉडी आखिर कितनी ज्यादा टेरिफाइंग और अनइमेजिनेबल होगी। इसकी ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। हानशी अब पूरी तरह से गुतियान की ताकत से इम्प्रेस और डर चुकी थी और उसको समझ आ गया था कि गुतियान के सामने इस दुनिया की कोई भी फार्स नहीं टिक सकती। हानशी अपनी जगह पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर अभी भी हैरानी थी। वो अपने आप से कहती है कि मेरा अब आर्डर हेवन कोड के साथ कोई कनेक्शन नहीं बचा। गुतियान के पास सच में इतना एरोगेंट होने का कैपिटल मौजूद है। हानशी को एहसास होता है कि उसने चियाओ रुशान को कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो परेशान होते हुए कहती है कि मैं सच में पछता रही हूँ कि मैंने चियाओ रुशान को कांटेक्ट किया। जो कोई भी यहाँ आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को दावत देगा। मुझे फौरन उन्हें इन्फॉर्म करना होगा और उन्हें रोकना होगा कि वो लोग यहाँ ना आए। दूसरी तरफ गुतियान आराम से खड़ा था और कहता है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दोनों मिलने चाहिए। गुतियान रोशवे की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने आगे बढ़कर रोशवे को प्रोटेक्ट किया था। गुतियान दा हुआंग को आवाज लगाता है, दा हुआंग इधर आओ। दा हुआंग जो कि एक क्यूट से येलो डॉग के रूप में था, वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए गुतियान के पास दौड़ कर आता है। गुतियान बहुत ही प्यार से दा हुआंग के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम हमेशा रोशवे के साथ रहे हो और उसकी हिफाजत की है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम्हारा मेरिट छोटा नहीं है। उसके इतना बोलते ही दा हुआंग के जिस्म से एक बहुत ही ब्राइट गोल्डन रोशनी निकलने लगती है। दा हुआंग हवा में जंप करता है और एक बहुत ही मैसिव और मस्कुलर डॉग मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे। फिर वो वापस अपने नॉर्मल डॉग वाले रूप में आ जाता है और जमीन पर सर झुकाकर खुशी से कहता है कि थैंक यू लॉर्ड। गुतियान उसको आर्डर देते हुए कहता है कि आगे भी रोशवे के साथ रहना और उसकी हिफाजत करना, बाद में तुम्हें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दा हुआंग पूरे जोश में कहता है कि लॉर्ड आप बेफिक्र रहें, मैं जरूर रोशवे की अच्छी तरह से हिफाजत करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद गुतियान पीछे मुड़ता है जहाँ पर ब्लड डीमन अपने ह्यूमनॉइड ड्रैगन फॉर्म में खड़ा था। गुतियान उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है कि तुमने बिजार क्रीचर्स को मारा और हमारे रास्ते के ऑब्स्टेकल्स और दुश्मनों को क्लियर किया, तुम्हारा भी बहुत बड़ा मेरिट है। ब्लड डीमन ये
सुनकर खुशी से पागल हो जाता है। वो हवा में जंप करता है और एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग रेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जमीन पर लैंड करके गुतियान के आगे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बो करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि थैंक यू लॉर्ड फॉर योर इमेंस ग्रेस। फायर फीनिक्स जो वहाँ खड़ा ये सब देख रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा उम्मीद थी। वो खुशी से गुतियान की तरफ देखता है, एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको भी कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन गुतियान बस आराम से रुओशुए को अपनी गोद में उठाता है और फायर फीनिक्स को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कहता है कि चलो हम चलते हैं। फायर फीनिक्स ये देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से चिल्लाता है कि आहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि सबको रिवॉर्ड मिल रहा है और सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं मिला। फायर फीनिक्स रोते हुए कंप्लेन करता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। ब्लड डीमन हंसते हुए उसके पास आता है और उसको मॉक करते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या तुम अभी भी रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो? जरा खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है? फायर फीनिक्स गुस्से में पूछता है कि क्यों पॉसिबल नहीं है। ब्लड डीमन उसको याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने जब भी अटैक करने की कोशिश की, तुम हमेशा बुरी तरह से पिटे और एक लूजर की तरह जमीन पर गिरे। ऐसे में तुम्हें लॉर्ड गुतियान का रिवॉर्ड कैसे मिल सकता है? लॉर्ड गुतियान ने तुम्हें सजा नहीं दी, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। फायर फीनिक्स रोते हुए आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि इसमें पूरी तरह से मेरी गलती तो नहीं है ना, दुश्मन ही इतने ज्यादा ताकतवर थे, मैं क्या करता। सीन शिफ्ट होता है और हम हानशी को एक टूटी हुई बिल्डिंग के पीछे छुपे हुए देखते हैं। वो अपने हाथ में उस ग्लोइंग व्हाइट जेड टोकन को पकड़कर चियाओ रुशान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक वो टोकन शीशे की तरह टूट जाता है। हानशी हैरानी से कहती है कि ओह नो, चियाओ रुशान ने यूनिलेटरली इस कनेक्शन को कट कर दिया है और इस कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट को सील कर दिया है। हानशी परेशान होते हुए कहती है कि अब तो बहुत बुरा मसला हो गया, वो जरूर अपने साथ लोगों को लेकर यहाँ पर मरने के लिए आ रहा होगा। हानशी चियाओ रुशान की सोच को समझते हुए कहती है कि चियाओ रुशान सच में स्मार्ट बनने की कोशिश में बेवकूफी कर बैठा है। उसको जरूर लगा होगा कि ये कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट दुश्मनों के हाथ लग गया है और उसकी लोकेशन एक्सपोज हो सकती है, इसलिए उसने कनेक्शन कट कर दिया। लेकिन उसको कहाँ पता है कि 33rd हेवन की ब्रांच में सबसे ताकतवर ब्रांच मास्टर भी सिर्फ अपनी जिया ओयाओ 7th रेलम पर है। हानशी गुतियान की टेरिफाइंग पावर को याद करते हुए कहती है कि क्या मजाक है, इस लेवल की कल्टीवेशन भला गुतियान का सामना कैसे कर सकती है। इस बार चियाओ रुशान पक्का एक बहुत ही भारी नुकसान उठाने वाला है और उसकी मौत तय है। हानशी एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि खैर, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, अब मैं सिर्फ शांत रहकर देख सकती हूँ कि आगे क्या होता है। अगले ही सीन में आसमान का माहौल बहुत ही डार्क और टेरिफाइंग हो जाता है। आसमान में एक बहुत ही मैसिव और स्विर्लिंग डार्क वॉर्टेक्स खुल जाता है, जिसमें से खतरनाक लाइटनिंग निकल रही थी। जमीन पर खड़े लोग इस टेरिफाइंग वॉर्टेक्स को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और हैरानी से आसमान की तरफ देखते हैं। उस वॉर्टेक्स के अंदर से एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन पाथ जमीन की तरफ एक्सटेंड होता है। उस पाथ के ऊपर से 33rd हेवन के आर्डर हेवन कोड की ब्रांच के सारे टॉप एक्सपर्ट्स पूरी ग्लोरी और एरोगेंस के साथ नीचे आते हैं। उनके आगे ब्रांच मास्टर चल रहा था, जिसके साथ चियाओ रुशान और बाकी सारे एल्डर्स मौजूद थे। इन सब की ऑराज मिलकर एक बहुत ही मैसिव और सफोकेटिंग प्रेशर क्रिएट कर रही थी, जिससे जमीन पर खड़े लोग डर के मारे अपने घुटनों के बल गिर जाते हैं। हानशी छुपे हुए इस पूरे नजारे को देखती है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो कांपते हुए आवाज में कहती है कि ये कैसे हो सकता है ना, सिर्फ ब्रांच मास्टर खुद यहाँ पर आ गया है, बल्कि ब्रांच के सारे एल्डर्स और स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी एक साथ यहाँ आ गए हैं। ये तो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा है। हानशी को अपनी औकात का एहसास होता है और वो कहती है कि मैं तो बस एक मामूली सी डीकन हूँ, मेरी इतनी अहमियत नहीं है कि मेरे लिए ये लोग इतनी बड़ी और टेरिफाइंग बैटल फॉर्मेशन लेकर यहाँ आए। जरूर कोई और बहुत बड़ी वजह है। तभी हानशी की नजर उन एल्डर्स के बीच में खड़े एक रेड हेयर्ड शख्स पर पड़ती है। इस शख्स ने व्हाइट और सिल्वर आर्मर पहना हुआ था और इसके चेहरे पर एक बहुत ही एविल और एरोगेंट स्माइल थी। हानशी उसको देखते ही गुस्से और नफरत से अपने दांत पीसती है और कहती है कि फू हाई, तो ये तुम हो। हानशी को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ फू हाई की वजह से हो रहा है। वो अपने आप से कहती है कि इट्स एक्चुअली हिम। अगर उस साल मेरे मास्टर ना होते तो मैं कब की इसके हाथों बर्बाद हो चुकी होती। हानशी मायूसी से कहती है कि मैंने सोचा था कि ब्रांच मास्टर मुझे बचाने आए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस जानवर को खुश करने और इसकी चापलूसी करने के लिए यहाँ आए हैं। फू हाई हवा में फ्लोट करते हुए आगे आता है और एक बहुत ही गंदी और एविल हंसी हंसते हुए कहता है कि माय गुड सिस्टर, बहुत अरसा हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। फू हाई अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि देखो, तुम्हारा भाई इतनी दूर से तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आ गया है। हानशी गुस्से में अपनी जगह से बाहर आती है और चिल्लाते हुए कहती है कि कौन है तुम्हारी सिस्टर, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। फू हाई उसकी इस नफरत को देखकर बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता, बल्कि और ज्यादा हंसते हुए कहता है कि टस्क टस्क, इतनी कोल्ड और बेरुखी मत दिखाओ। फू हाई अपने दिल पर हाथ रखते हुए नाटक करता है और कहता है कि इस दौरान तुम्हारे भाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता था, मेरे ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ तुम ही आती थी। फू हाई पूरे एरोगेंस के साथ कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने खुद पर्सनली
इन ट्रूप्स और जनरल्स को ऑर्डर दिया है और यहाँ तक किल करते हुए आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर दा हुआंग एक येलो डॉग के रूप में दौड़ता हुआ आता है और गुस्से में फू हाई पर भौंकने लगता है। दा हुआंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम डिस्गस्टिंग नहीं हो क्या? तुम्हारी शक्ल तो किसी उल्टी किए हुए टोड जैसी लग रही है, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ब्लड डीमन भी अपने रेड ड्रैगन वाले रूप में हवा में उड़ता हुआ आता है और गुस्से में कहता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सच में बहुत डिस्गस्टिंग है। ब्लड डीमन अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं ओल्ड डीमन इतने लंबे अरसे से जिंदा हूँ, लेकिन मैंने आज तक इतना गंदा और डिस्गस्टिंग टोड नहीं देखा। फायर फीनिक्स भी पूरे जोश में हवा में उड़ता हुआ आता है और अपनी फ्लेमिंग विंग्स लहराते हुए चिल्लाता है कि डिस्गस्टिंग, ये तो डिस्गस्टिंग होने की आखिरी हद तक पहुंच चुका है। फायर फीनिक्स फू हाई को मॉक करते हुए कहता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी बुरी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम बाहर निकलकर इस तरह से अपनी रेचिडनेस और गंदी हरकतें दिखा रहे हो, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड गुतियान की टेरिटरी पर आकर ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हो। फायर फीनिक्स पूरे एरोगेंस के साथ पूछता है कि बताओ तुम किस तरह की मौत मारना चाहते हो। चियाओ रुशान, जो कि एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन था, वो इन बीस्ट्स की बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो अपने पास खड़े लोगों से कहता है कि ये बर्ड्स इतने ज्यादा एरोगेंट और ब्रेव कब से हो गए? क्या इनको पता नहीं है कि ये 33rd हेवन का फू हाई है? तभी उनका ब्रांच मास्टर, जो एक ब्लैक हेयर्ड शख्स था और गोल्डन और ब्लैक आर्मर पहने हुए था, वो गुस्से में आगे बढ़ता है। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि ऑडेशियस, तुम जैसे छोटे मोटे बीस्ट्स की इतनी हिम्मत कि तुम यंग मास्टर की बेइज्जती करो। वो ब्रांच मास्टर पूरी स्पीड से हवा में उड़ता हुआ फायर फीनिक्स की तरफ चार्ज करता है। फायर फीनिक्स भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस ब्रांच मास्टर का अटैक इतना ज्यादा मैसिव और फास्ट था कि फायर फीनिक्स उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट होता है और फायर फीनिक्स बुरी तरह से उड़ता हुआ पीछे जाकर जमीन पर क्रैश होता है। पूरा माहौल धुएं से भर जाता है। ब्लड डीमन जमीन पर गिरे हुए फायर फीनिक्स को देखता है और हंसते हुए कहता है कि ब्रदर, तुम इस बार फिर से बुरी तरह से पिट गए ना। फायर फीनिक्स रोते हुए और गुस्से में जमीन से उठता है और कहता है कि मैं तो बस थोड़ा सा शो ऑफ करना चाहता था। ये ओल्ड गाय बिल्कुल भी मार्शल एथिक्स फॉलो नहीं करता। ब्लड डीमन और दा हुआंग इतनी देर से आगे खड़े थे, इसने उन पर अटैक नहीं किया, लेकिन इसने जानबूझकर मुझ पर अटैक किया क्योंकि मेरे पास कोई ट्रेजर नहीं था। फायर फीनिक्स कंप्लेंट करते हुए कहता है कि ये कहाँ की बहादुरी है। वो ब्रांच मास्टर हवा में फ्लोट करते हुए गुस्से में ब्लड डीमन और दा हुआंग की तरफ चार्ज करता है, लेकिन इस बार दा हुआंग अपनी मैसिव गोल्डन स्पीयर को मुंह में पकड़कर आगे आता है और ब्लड डीमन अपनी झान तियान दांव को पूरी ताकत से स्विंग करता है। दोनों वेपन्स एक साथ उस ब्रांच मास्टर के अटैक से टकराते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और ईयर पियर्सिंग एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास का स्पेस कांपने लगता है। ब्रांच मास्टर का अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और वो हैरानी से पीछे हटता है। वो अपने आप से कहता है कि इन्होंने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया, हालांकि ये मेरा एक कैजुअल अटैक था, लेकिन फिर भी कोई आम इमॉर्टल दाव लेवल का क्रीचर इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। ब्रांच मास्टर सीरियस होते हुए कहता है कि लगता है ये गुतियान इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताए गए डिस्क्रिप्शन से बहुत ज्यादा ताकतवर और मुश्किल दुश्मन है। चियाओ रुशान, जो ब्रांच मास्टर के पीछे खड़ा था, वो परेशान होते हुए आगे आता है। वो कहता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा। हानशी ने जो मैसेज भेजा था उसमें उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था कि गुतियान के सबऑर्डिनेट्स के पास इस लेवल के टेरिफाइंग ट्रेजर्स मौजूद हैं। चियाओ रुशान गुस्से में कहता है कि वो जानती थी कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए उसने जानबूझकर गुतियान की असली ताकत को छुपाया। वो चाहती थी कि मैं यहाँ अपने लोगों को लेकर आऊं और मौत के मुंह में चला जाऊं। चियाओ रुशान हानशी को घूरते हुए कहता है कि कितनी विशियस और जहरीली औरत है। अगर आज लॉर्ड फू हाई पर्सनली यहाँ पर ना आते तो मैं और मेरे लोग कब के गुतियान की तलवार का शिकार हो चुके होते। चियाओ रुशान पूरे गुस्से में अनाउंस करता है कि क्योंकि तुमने मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी की है तो अब मुझे ब्लेम मत करना। चियाओ रुशान तुरंत उस ब्रांच मास्टर के आगे जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि ब्रांच मास्टर, फू हाई लॉर्ड, मेरे पास एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है। चियाओ रुशान बताता है कि जब हानशी ने हमसे कांटेक्ट किया था तो उसने जानबूझकर गुतियान की असली ताकत को छुपाया। गुतियान के सबऑर्डिनेट्स के पास इतने हेवी ट्रेजर्स हैं, इसका मतलब है कि वो पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। अगर ब्रांच मास्टर और लॉर्ड फू हाई अपनी इनविंसिबल पावर के साथ यहाँ न आते तो हम सारे एल्डर्स यहाँ आकर गुतियान के ट्रैप में फंस जाते और बेरहमी से मारे जाते। हानशी ये झूठा इल्जाम सुनकर गुस्से में चिल्लाती है कि चियाओ रुशान, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। चियाओ रुशान गुस्से में उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है कि एविडेंस बिल्कुल हमारे सामने है। अगर तुम्हारा इरादा हमें मरवाने का नहीं था तो तुमने इन हेवी ट्रेजर्स के बारे में एक लफ्ज भी क्यों नहीं बताया। चियाओ रुशान ब्रांच मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रांच मास्टर, मेरे पास पूरी वजह है ये डाउट करने की कि हानशी बहुत पहले ही डिफेक्ट कर चुकी है। वो अब गुतियान की एक स्पाई बन
चुकी है जो हमारे अंदर प्लांट की गई है। ये सुनते ही वहाँ खड़े सारे एल्डर्स हैरानी से आपस में बातें करने लगते हैं। हानशी इस झूठे इल्जाम पर बुरी तरह से शॉक हो जाती है। चियाओ रुशान पूरे जोश में आगे बढ़ता है और अनाउंस करता है कि डिफेक्शन का ये जुर्म बहुत ही ज्यादा भारी है। आर्डर हेवन कोड के रूल्स के मुताबिक जो कोई भी डिफेक्ट करता है उसको बेरहमी से एग्जीक्यूट किया जाता है चियाओ रुशान की। इस बात पर फू हाई जोर जोर से और बहुत ही एविल तरीके से हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि हाँ चियाओ रुशान बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। ये औरत जरूर डिफेक्ट कर चुकी है और गुतियान की मदद कर रही है ताकि वो हम आर्डर हेवन कोड के मेंबर्स को मार सके। फू हाई अपने हाथ में पकड़े हुए फैन को खोलता है और कहता है कि ब्रांच मास्टर, आपकी ये बात मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है। डिफेक्शन के इस जुर्म को यूज करके हम इसके उस पियरलेस और खूबसूरत मास्टर को भी टारगेट कर सकते हैं। ये तो सच में बहुत ही अच्छा प्लान है। हानशी ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है। वो उस ब्रांच मास्टर की तरफ देखते हुए चिल्लाती है कि तुम एक ब्रांच मास्टर हो, तुम एक पूरे हेवन के इंचार्ज हो और तुम इस तरह से एक शख्स की चापलूसी और फ्लैटरी कर रहे हो। आर्डर हेवन कोड को इसलिए बनाया गया था ताकि वो 33rd हेवन के रूल्स को मेंटेन कर सके, लेकिन आज तुम लोगों ने इसको अपने सेल्फिश डिजायर्स पूरे करने का एक टूल बना लिया है। हानशी मायूसी से कहती है कि अब इस आर्डर हेवन कोड में कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हानशी रोते हुए कहती है कि जब मैंने शुरू में हेवन कोड ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर कितना ज्यादा हॉट ब्लड और ग्लोरी थी, लेकिन आज लगता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा नईव और बेवकूफ थी। फू हाई उसकी इस इमोशनल स्पीच पर जोर जोर से हंसता है। वो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहता है कि ये तो बहुत ही लावली और बेकार बातें हैं, असली बात तो ये है कि तुम्हारी औकात ही क्या है। फू हाई पूरे एरोगेंस के साथ उसको धमकी देते हुए कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे उस मास्टर को अपनी खिदमत करने के लिए मजबूर करूंगा तो तुम क्या कर लोगी। हानशी गुस्से में अपनी ग्लोइंग ब्लू स्वॉर्ड निकाल लेती है और फू हाई की तरफ पॉइंट करके चिल्लाती है कि शेमलेस। हानशी कहती है कि मेरी मास्टर ने एंडलेस ईयर्स तक कल्टीवेशन की है और उनकी इज्जत बहुत ज्यादा। उन्होंने 33rd हेवन की ब्रांच के लिए अपनी जान खतरे में डालकर स्ट्रॉन्ग दुश्मनों को मारा है। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत और मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं है। फू हाई हंसते हुए जवाब देता है कि शेमलेस, मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारी मास्टर बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और खूबसूरत है। उन्होंने आज तक कोई दाव कंपेनियन नहीं बनाया, इसलिए उन्हें इसकी खूबसूरती का अंदाजा नहीं होगा। फू हाई एक बहुत ही गंदी स्माइल के साथ कहता है कि मैं बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हूँ और दूसरों की मदद करना पसंद करता हूँ। मैं उनकी ज्यादा एज का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। हाँ। सीन शिफ्ट होता है और हम गुतियान को अपने कोर्टयार्ड में आराम से बैठकर ग्रेप्स खाते हुए देखते हैं। रुओशुए उसके सामने बैठी हुई थी। गुतियान बिल्कुल आराम से कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि ये मैटर दा हुआंग को हैंडल करने के लिए दे दूं, लेकिन ये फू हाई सच में बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग और घिनौना इंसान है। गुतियान अपनी जगह से उठता है और रुओशुए के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि चलो इसको खत्म करते हैं। अगले ही सीन में गुतियान दा हुआंग और ब्लड डीमन के साथ टेलीपोर्ट होकर उस बैटलफील्ड में अपीयर हो जाता है। फू हाई गुतियान को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि तो तुम हो गुतियान। गुतियान बिल्कुल आराम से फू हाई की तरफ देखता है और बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है कि इस बार जागने के बाद मैंने बहुत सारे डिस्गस्टिंग लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसा डिस्गस्टिंग इंसान सच में बहुत रेयर है। गुतियान उसको घूरते हुए अनाउंस करता है कि क्योंकि तुम इतने ज्यादा रेयर और डिस्गस्टिंग हो, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। फू हाई ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि कितना बड़ा एरोगेंस है, तुम खुद को समझते क्या हो और क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। गुतियान बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है कि अगर मैं तुम्हें ये स्पेशल ट्रीटमेंट ना देता तो तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं थी कि तुम मेरी शक्ल देख सको। दा हुआंग और बाकी लोग तुम्हें आसानी से मार देते। ब्रांच मास्टर गुतियान की इस एरोगेंस पर गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर चिल्लाता है कि रेकलेस थिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लॉर्ड फू हाई से इस तरह बात करो। ब्रांच मास्टर अपनी पूरी आर्मी को आर्डर देते हुए चिल्लाता है कि आज तुम्हारे पास जितनी भी जाने हो वो सब यहाँ पर खत्म हो जाएंगी। ब्रांच मास्टर आर्डर देता है किल हिम। सारी आर्मी पूरे जोश में चिल्लाती है। किल आसमान में खड़ी वो मैसिव आर्मी अपनी स्वॉर्ड से बहुत सारी ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी बीम्स शूट करती है। आसमान से गोल्डन बीम्स की एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग बारिश गुतियान की तरफ गिरने लगती है, लेकिन गुतियान अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से खड़ा रहता है। वो बस अपना सर ऊपर उठाकर उन गोल्डन बीम्स की तरफ देखता है। गुतियान की आंखों से एक बहुत ही पावरफुल इनविजिबल फार्स निकलती है। जैसे ही वो सारी मैसिव गोल्डन बीम्स गुतियान के करीब पहुंचती हैं, वो एक ही सेकंड में शीशे की तरह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं और हवा में ऑब्लिटरेट हो जाती हैं। ब्रांच मास्टर अपना अटैक इस तरह से डिस्ट्रॉय होता देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने हाथ में एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन बो सम्मन करता है। वो पूरी ताकत से उस बो को खींचते हुए कहता है कि मुझे बस एक फ्लॉ ढूंढना है। अगर ये इस अटैक को ब्लॉक करते हुए थोड़ी सी भी गलती करेगा तो मेरी ये गोल्डन एरो इसके विटल्स को पियर्स कर देगी। ब्रांच मास्टर पूरी ताकत से वो गोल्डन एरो गुतियान की तरफ शूट कर देता है। एरोस्पेस को चीरते हुए एक मिसाइल की तरह गुतियान की तरफ जाती है, लेकिन गुतियान बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा रहता है और एरो उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर शीशे की तरह टूटकर बिखर जाती है। फू हाई ये देखकर थोड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि तुम्हें मजीद एरोज शूट करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम शूट नहीं भी करोगे तो भी ये गुतियान पक्का मारा जाएगा। ब्रांच मास्टर अपनी बो को नीचे करता है और सीरियस होते हुए कहता है कि
जब तुम्हारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तब तुम्हें समझ आएगा। जब तक दुश्मन पूरी तरह से मर ना जाए हमें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। ब्रांच मास्टर अपने आप से कहता है कि फू हाई अभी बहुत यंग है और इसको इन चीजों का नहीं पता। चियाओ रुशान भी गुस्से में आगे बढ़ता है। वो अपनी पूरी डार्क मैजिक पावर इकट्ठी करता है और गू तियान पर एक बहुत ही मैसिव डार्क एनर्जी वोर्टेक्स लॉन्च करता है। दूसरी तरफ से वो ब्रांच मास्टर भी अपनी गोल्डन स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन गू तियान बिल्कुल आराम से हवा में फ्लोट करते हुए अपने एक हाथ से उन सारे टेरिफाइंग अटैक्स को आसानी से ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर रहा था। गू तियान की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा मैसिव थी कि उन अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ब्रांच मास्टर बुरी तरह से परेशान होते हुए कहता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? इस गू तियान का बैकग्राउंड आखिर क्या है? इसकी ताकत तो किसी भी लोअर रेलम के इंसान जैसी नहीं लग रही। ये जरूर किसी हायर हेवन से स्नीक करके यहाँ आया होगा। ब्रांच मास्टर दोबारा से अपनी गोल्डन बो उठाता है और एक और मैसिव एरो शूट करता है। एरो पूरी स्पीड से गू तियान के कान के पास से गुजरती है और वहीं पर ब्लास्ट होकर शैटर हो जाती है। फू हाई गू तियान को घूरते हुए कहता है कि तुम दाओ अलायंस के मेंबर हो। दाओ अलायंस एक बहुत ही जानी पहचानी फैर्स का नाम। गू तियान बिल्कुल आराम से जवाब देता है कि ओह, याद आया, थोड़ी देर पहले मैंने दाओ अलायंस के बहुत सारे लोगों को मारा था। फू हाई गुस्से में चिल्लाता है कि ऐसी मजाकिया और झूठी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम एडमिट नहीं करोगे। हालांकि दाओ अलायंस इस वक्त बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो अभी भी हम आर्डर हेवन कोड के साथ ओपन वॉर शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकते। फू हाई पूरे एरोगेंस के साथ अनाउंस करता है कि एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स, एक स्टेप एक स्टेज। फू हाई हवा में चलने लगता है और उसके हर कदम के साथ उसकी ऑरा और भी ज्यादा टेरिफाइंग और मैसिव होती जाती है। हानशी ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो चिल्लाते हुए गुतियान को वार्निंग देती है कि एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स, गुतियान जल्दी से उसको रोको, उसको ये 9 स्टेप्स पूरे मत करने देना, वरना ये एक सच में एब्सोल्यूट किल बन जाएगा। लेकिन गुतियान बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा रहता है और कहता है कि मुझे पता है। हानशी परेशान होते हुए कहती है कि मैं एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स की पावर से इतना डर गई थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको मेरी वार्निंग की जरूरत नहीं है। फू हाई हवा में चलते हुए गुस्से में कहता है कि हाँ, वाकई में एक ट्रेटर हो, तुम दाओ अलायंस के लोगों की मदद कर रही हो। हाँ। फू हाई गू तियान को चैलेंज करते हुए कहता है कि कोई मसला नहीं, अगर तुम मेरे एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स को रोकना चाहते हो तो आओ और ट्राई करके देखो। फू हाई अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है और आसमान में हजारों मैसिव ग्लोइंग सिल्वर स्वॉर्ड सम्मन करता है। वो सारी स्वॉर्ड्स पूरी स्पीड से एक स्टॉर्म की तरह गू तियान की तरफ शूट होती हैं। दूसरी तरफ से ब्रांच मास्टर भी अपनी गोल्डन बो से लगातार एरोज शूट कर रहा था। ब्रांच मास्टर अपने आप से कहता है कि मुझे बस एक फ्लॉ ढूंढना है। कोई भी अटैक पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि गू तियान उन सारे हजारों स्वॉर्ड्स और एरोज को बस अपने हाथ के एक इशारे से शीशे की तरह तोड़ रहा है, ब्रांच मास्टर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है कि फ्लॉ ढूंढना, यहाँ तो कोई फ्लॉ है ही नहीं इस शख्स का। ये हाथ लहराकर सब कुछ ऑब्लिटरेट करने का मेथड इतना परफेक्ट है कि इसमें कोई वीकनेस ढूंढी ही नहीं जा सकती। फू हाई अपनी इस अटैक को फेल होता देखकर बुरी तरह से हैरत में पड़ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो चिल्लाता है कि व्हाट, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। फू हाई गुस्से में अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है। उसके जिस्म से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। वो हवा में अपने स्टेप्स लेता जाता है और उसकी पावर मल्टीप्लाई होती जाती है। फू हाई चिल्लाते हुए कहता है कि एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स, एक स्टेप एक स्टेज, चाहे कोई जिया ओयाओ 10th रेलम का पीक एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, वो भी इन 7 स्टेप्स की सुपर इम्पोज्ड पावर को आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। फू हाई हवा में आगे बढ़ता है। उसकी हालत खराब होने लगती है और उसके हाथ से खून टपकने लगता है, क्योंकि ये टेक्निक उसके अपने जिस्म पर भी बहुत भारी असर डाल रही थी। लेकिन फू हाई अपनी हार मानने को तैयार नहीं था। वो पूरे गुस्से और एरोगेंस के साथ अपना आखिरी कदम रखता है और चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स, द 9th स्टेप डाई फॉर मी। फू हाई अपनी पूरी टेरिफाइंग और मैसिव पावर के साथ गू तियान पर अपना सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट किल अटैक लॉन्च कर देता है। फू हाई का वो सबसे बड़ा और एब्सोल्यूट किल अटैक, जो उसने अपने एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स की आखिरी स्टेप से लॉन्च किया था, वो पूरी स्पीड और टेरिफाइंग पावर के साथ एक मैसिव रेड एनर्जी वेव की तरह गू तियान की तरफ बढ़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे ये अटैक आसपास के पूरे स्पेस को जलाकर राख कर देगा। लेकिन गू तियान अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर परेशानी का एक छोटा सा निशान तक नहीं था। वो बस आराम से अपना एक हाथ आगे करता है। जैसे ही वो मैसिव रेड अटैक गू तियान के हाथ से टकराता है, गू तियान की पावर उस पूरे अटैक को एक ही सेकंड में अब्सॉर्ब करके हवा में डिसिपेट कर देती है। उस टेरिफाइंग अटैक का गू तियान पर एक खरोंच तक का असर नहीं होता, जैसे किसी ने एक छोटी सी मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझा दिया हो। फू हाई अपना सबसे पावरफुल अटैक इस तरह से बेअसर होता देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और हैरानी से चिल्लाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग 9 स्टेप इतनी आसानी से कैसे खत्म हो गया।
फूहा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक पागल इंसान की तरह जोर जोर से और मैनियाकल तरीके से हंसने लगता है। उसकी हंसी में डर और हैरानी दोनों शामिल थे। दूसरी तरफ वो ब्रांच मास्टर एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा हुआ ये सब देख रहा था। वो बुरी तरह से डरा हुआ था और उसके पसीने छूट रहे थे। वो अपने आप से कहता है कि शियाओयाओ 10th रेल्म की लेट स्टेज या फिर शियाओयाओ 11th रेल्म। क्या ये एक्सट्रीम दाओ 9 स्टेप्स का अटैक कोई नकली अटैक था जो इतनी आसानी से खत्म हो गया? ब्रांच मास्टर को रियलाइज होता है कि गुतियान की ताकत उनकी सोच से भी बहुत ज्यादा बाहर है। वो डरता हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सबसे ताकतवर 9th स्टेप ऐसे ही खत्म हो गया। ब्रांच मास्टर परेशान होते हुए कहता है कि उस 30th ब्रांच के मास्टर की ताकत अनफैथमेबल है और ये फूहाई उनका एक लौता सगा बेटा है। फिर भी उन्होंने इसको अपनी जान बचाने के लिए कोई लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड नहीं दिया। ये तो बहुत ही कंजूसी की बात है। ब्रांच मास्टर रोते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कब का यहाँ से भाग चुका होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ब्रांच मास्टर गुस्से में उस हंसते हुए फूहाई के पास जाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। ब्रांच मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किस बात पर इस तरह एक पागल की तरह हंस रहे हो? मौत हमारे सर पर खड़ी है और तुम हंस रहे हो। फूहाई इस थप्पड़ पर गुस्से में आ जाता है और ब्रांच मास्टर को घूरते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। ब्रांच मास्टर उसको डांटते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो क्या हुआ? तुम बस एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हो जिसके पास कोई लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड नहीं है और तुम अभी भी मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान खतरे में है। फूहाई गुस्से में चिल्लाता है कि तुम किसको इलेजिटिमेट चाइल्ड कह रहे हो? मैं कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हूँ। और किसने कहा कि मेरे पास कोई लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड नहीं है? मेरे पास ट्रम्प कार्ड मौजूद है। ये सुनते ही ब्रांच मास्टर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी सारी अकड़ निकल जाती है और वो हैरानी से पीछे हटता है। ब्रांच मास्टर अपने सर पर हाथ रखकर डरता हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है? ओह नहीं, लगता है आज सच में मेरा बैड लक का दिन है। मैंने एक बार फिर से गलत फैसला कर लिया। अगर मैं ऐसे ही गलतियां करता रहा तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रांच मास्टर तुरंत फूहाई के सामने जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगने लगता है। वो रोते हुए कहता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अभी थोड़ी देर पहले गुतियान के माइंड कंट्रोल मैजिक का शिकार हो गया था, इसलिए मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और मैंने ऐसी गलती कर दी। प्लीज लॉर्ड, क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? फूहाई उसको घूरते हुए बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूं? ठीक है, मैं तुमसे इस बात का हिसाब बाद में लूंगा। फूहाई अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत और ग्लोइंग गोल्डन पगोडा सम्मन हो जाता है। इस पगोडा से एक बहुत ही टेरिफाइंग और मैसिव डार्क एनर्जी निकल रही थी। ब्रांच मास्टर उस पगोडा को देखकर हैरानी से कहता है कि तो ये सच में एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड है। फूहाई उस पगोडा की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है एक शख्स को मारने के लिए। पगोडा के अंदर से बहुत सारी टेरिफाइंग आवाजें आती हैं जो कहती हैं कि ठीक है यंग मास्टर, बस हमें इस पिंजरे से बाहर निकाल दे। चाहे दुश्मन कोई भी हो, हम उसको बेरहमी से क्रश कर देंगे और उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। फूहाई गुतियान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है कि मैंने इसको मारने का फैसला कर लिया है। पगोडा के अंदर से आवाजें आती हैं कि यंग मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि हम इसको एक ही अटैक में मार दें या फिर एक कट लगाकर इसको स्लोली और पेनफुल मौत दें? फूहाई बहुत ही इविल स्माइल के साथ कहता है कि स्लोली। मैं चाहता हूँ कि ये एंडलेस पेन और तकलीफ में तड़प तड़प कर मरे। इसको आहिस्ता आहिस्ता ऑब्लिटरेट करना। फूहाई उस पगोडा को हवा में उठाता है और अनाउंस करता है कि 18th फ्लोर के प्रिजनर्स बाहर आओ और मेरे दुश्मन को मार दो। उसके इतना बोलते ही उस पगोडा के दरवाजे खुल जाते हैं। वहाँ से एक बहुत ही मैसिव और डार्क टॉर्नेडो निकलता है जिसके अंदर से हजारों टेरिफाइंग और मैसिव बीस्ट्स, ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स हवा में उड़ते हुए बाहर आते हैं। इन सारे मॉन्स्टर्स की आवाज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सफोकेटिंग थी। पूरा आसमान इन डार्क क्रीचर्स से भर जाता है। हानशी जो पीछे छुपी हुई ये सब देख रही थी, वो इन मॉन्स्टर्स को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से कहती है कि ये तो जिंदा है। ये सारे चेहरे, ये तो 33rd हेवन के वो डेथ रो प्रिजनर्स हैं जिन्होंने बहुत ही संगीन जुर्म किए थे। इन सबको तो पब्लिकली एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इनको मारा नहीं गया, बल्कि इनको इस पगोडा के अंदर कैद करके एक लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड बना दिया गया। हानशी आर्डर हेवन कोर्ट की इस करप्शन पर बहुत ज्यादा मायूस और गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ऐसी करप्ट और गंदी आर्डर हेवन कोर्ट को अब इस दुनिया में मजीद एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं है। वो सारे मैसिव ड्रैगन्स और बीस्ट हवा में उड़ते हुए गुतियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बहुत ही मैसिव और डार्क ड्रैगन अपने बड़े क्लॉज को लहराते हुए गुतियान को धमकी देता है कि लड़के तैयार हो जाओ एंडलेस पेन और तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए। गुतियान बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर खड़ा रहता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि एंडलेस पेन, ठीक है, मैं तुम सबकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। गुतियान की आंखों में एक बहुत ही तेज गोल्डन चमक आती है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है और उसके जिस्म से एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी का रिंग एक्सपैंड होने लगता है। ये गोल्डन रिंग पूरी स्पीड से हवा में फैलता है। जैसे ही ये रिंग उन सारे टेरिफाइंग बीस्ट्स और ड्रैगन से टकराता है, वो सब के सब एक ही सेकंड में हवा में फ्रीज
फ्रीज हो जाते हैं। उनकी सारी पावर और मूवमेंट ब्लॉक हो जाती है। एक ड्रैगन डर के मारे चिल्लाता है कि मुझे रुकने दो, मैं वापस अंदर नहीं जाना चाहता। लेकिन गूतियान की पावर उन सबको बुरी तरह से सप्रेस कर देती है और वो सब जमीन पर गिरकर फ्रीज हो जाते हैं। ब्रांच मास्टर जो पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, वो गूतियान की इस टेरिफाइंग पावर को देखकर अपने सर पर हाथ रख लेता है। वो बुरी तरह से घबराते हुए कहता है कि क्या ये गूतियान आखिर किस रेल में है? इसकी ताकत इतनी ज्यादा अनफैथमेबल और अनइमेजिनेबल कैसे हो सकती है? ब्रांच मास्टर रोते हुए कहता है कि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। क्या मैंने आज फिर से गलत फैसला कर लिया? क्या गूतियान सच में इन सबको हरा देगा? ब्रांच मास्टर अपने आप को तसल्ली देते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। अभी तो पगोडा के 17th फ्लोर के डेथ रो प्रिजनर्स बाकी हैं। गूतियान किसी भी हाल में उन सबका सामना नहीं कर सकता। ब्रांच मास्टर डरता हुए सोचता है कि अगर गूतियान जीत गया तो मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगा? मैंने फूहाई को थप्पड़ मारा था, वो मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे फौरन कोई रास्ता निकालना होगा जिससे फूहाई मुझे माफ कर दे। ब्रांच मास्टर के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। वो कहता है कि फूहाई को औरतें बहुत पसंद है। अगर मैं एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं और उसकी खिदमत करूं तो शायद वो मुझे जिंदा छोड़ दे। मैं उसको एक ऐसा एक्सपीरियंस दूंगा जो उसने पहले कभी फील नहीं किया होगा और वो मुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। हांशी उन फ्रीज हुए मॉन्स्टर्स को देखकर कहती है कि गूतियान ने इनमें से किसी एक को भी जान से नहीं मारा। ये सब के सब वो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने कभी ना माफ किए जाने वाले जुर्म किए थे। ऐसे लोगों को जिंदा छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ फूहाई अपने उस गोल्डन पगोडा को गुस्से में घूरता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सब के सब एक नंबर के कचरा और बेकार हो। तुमने सच में मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैंने तुम्हें दुश्मनों को मारने के लिए बाहर निकाला था, ना कि अपनी मौत मरने के लिए। फूहाई पगोडा के अंदर मौजूद बाकी प्रिजनर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग जो अंदर बैठे हो ज्यादा एरोगेंट मत बनो। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक हाथ लहराकर तुम सबको यहीं पर ऑब्लिटरेट कर सकता हूँ। फूहाई चिल्लाता है कि यंग मास्टर तुम्हें ऑर्डर देता है कि बाहर आओ और इस गूतियान को जान से मार दो। लेकिन पगोडा के अंदर से एक आवाज आती है जो फूहाई का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तो जाओ खुद जाकर उसको मार लो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो। एक और आवाज आती है जो कहती है कि अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो हमें फोर्स करके दिखाओ। फूहाई गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। फूहाई को रियलाइज होता है कि वो इन प्रिजनर्स को फोर्स नहीं कर सकता। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी पगोडा के अंदर से एक और आवाज आती है जो कहती है कि यंग मास्टर फालतू बातें छोड़े, बस इस पगोडा के दरवाजे खोल दे, हम खुद बाहर आकर इस लड़के को मार देंगे। फूहाई उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वो मॉक करते हुए कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहते हो क्या? तुम्हारी बातें बहुत ही मजाकिया हैं। अगर इस पगोडा के दरवाजे इतनी आसानी से खुल जाते तो तुम लोग कब के इसको तोड़कर भाग चुके होते। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम इन दरवाजों को खोल सको। ये दरवाजे सिर्फ मेरे फादर और मैं ही खोल सकते हैं, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फूहाई की बात अभी पूरी भी नहीं होती कि गूतियान बिल्कुल आराम से हवा में फ्लोट करते हुए आगे आता है। गूतियान अपना एक हाथ आगे करता है और उसकी उंगली से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी निकलकर उस पगोडा के दरवाजे पर लगती है। एक बहुत ही मैसिव ग्लोइंग सिंबल अपीयर होता है और पगोडा के दरवाजे अचानक से खुद ब खुद खुल जाते हैं। फूहाई ये नजारा देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से चिल्लाता है कि क्या ये कैसे पॉसिबल है। पगोडा के अंदर मौजूद प्रिजनर्स भी दरवाजे खुलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि यंग मास्टर, क्या ये दरवाजे आपने खोले हैं? क्या आप सच में चाहते हैं कि हम बाहर आकर फाइट करें? फूहाई डर के मारे पीछे हटता है और कांपते हुए आवाज में कहता है कि नहीं, मैंने ये दरवाजे नहीं खोले, तुम लोग बाहर मत आना, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो प्रिजनर्स फूहाई की बात नहीं सुनते और एक एक करके उस पगोडा के दरवाजे से बाहर झांकने लगते हैं। उनके चेहरों पर अजीब से डेमोनिक एक्सप्रेशंस थे। वो पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है? यंग मास्टर, क्या आप किसी बहुत ही हायर हेवन में आ गए हैं? यहाँ की ऑरा तो बहुत ही अलग लग रही है। हांशी गूतियान को इस तरह आसानी से उस सुप्रीम पगोडा के दरवाजे खोलते हुए देखकर बुरी तरह से हैरान होती है। वो अपने आप से कहती है कि ये शख्स तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसकी ताकत तो उस 30th ब्रांच के मास्टर से भी बहुत ज्यादा लग रही है। हांशी हैरानी से सोचती है कि क्या ये सच में एक जाओ हुआ झू यानी क्रिएटर है? ऐसी अनइमेजिनेबल पावर तो सिर्फ एक क्रिएटर के पास ही हो सकती है। गूतियान बिल्कुल आराम से उन प्रिजनर्स की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि क्या तुम लोग अभी थोड़ी देर पहले चिल्लाते हुए नहीं कह रहे थे कि तुम बाहर आकर मुझे मारना चाहते हो? अब जबकि मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं तो तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम डर गए हो? दूसरी तरफ वो ब्रांच मास्टर जमीन पर गिरा हुआ था और डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। वो रोते हुए कहता है कि क्या इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अनलकी इंसान कोई और हो सकता है? आज के दिन मेरी एक भी प्रेडिक्शन सच साबित नहीं हुई। हर बार मैंने गलत फैसला किया है। ब्रांच मास्टर रोते हुए गूतियान की तरफ देखता है और कहता है कि इस टेरिफाइंग शख्स के सामने मेरी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्रांच मास्टर भागते हुए गूतियान के पास आता है और जमीन पर घुटनों के बल गिरकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। वो रोते हुए भीख मांगता है कि बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दें। क्या आपको औरतें पसंद है? वो औरतें जिनके जिस्म औरत के हों लेकिन उनका दिमाग एक मर्द का हो। गूतियान उसकी इस अजीब बात को सुनकर थोड़ा हैरान होता है और पूछता है कि औरत का जिस्म और मर्द का दिमाग, इसका क्या मतलब है?
ब्रांच मास्टर जल्दी से एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि बिग ब्रदर, इसका मतलब ये है कि मैं खुद को एक औरत में ट्रांसफॉर्म कर लूंगा और पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। ब्रांच मास्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आपने वो पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि इस दुनिया में सिर्फ एक मर्द ही दूसरे मर्द के दिल की बात को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, बस मेरी जान बख्श दें। गू तियान उसकी इस घिनौनी और अजीब ऑफर को सुनकर बिल्कुल कामली कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक औरत में ट्रांसफॉर्म कर दूं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। गू तियान अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी उस ब्रांच मास्टर पर शूट करता है। एक बहुत ही ब्लाइंडिंग रोशनी फैलती है और अगले ही सेकंड वो ब्रांच मास्टर एक औरत के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके कपड़े और जिस्म पूरी तरह से एक औरत जैसा बन चुका था। ब्रांच मास्टर अपने नए जिस्म को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने हाथों और जिस्म को टच करते हुए हैरानी से चिल्लाता है कि ये क्या हो गया, मैं सच में एक औरत बन गया। गू तियान उसको इग्नोर करते हुए वापस उस पगोड़ा की तरफ देखता है। गू तियान अपना हाथ हवा में लहराता है और कहता है कि अब तुम सबकी बारी है। गू तियान की पावर से वो पगोड़ा हवा में फ्लोट करने लगता है और उसके दरवाजे पूरी तरह से खुल जाते हैं। पगोड़ा के अंदर मौजूद सारे टेरिफाइंग प्रिजनर्स और बीस्ट्स एक बहुत ही मैसिव डार्क वॉर्टेक्स के जरिए बाहर निकलने लगते हैं। पूरा आसमान इन डार्क और डेमोनिक औराज से भर जाता है, लेकिन गू तियान उनको बाहर आने का मौका देने के बजाय अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है। गू तियान के हाथ से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी वेव निकलती है जो उस पगोड़ा और उन सारे निकलते हुए प्रिजनर्स को चारों तरफ से घेर लेती है। एक बहुत ही जबरदस्त, ईयर पियर्सिंग और स्पेक्टाकुलर एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन की शॉकवेव इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि आसपास की जमीन और पहाड़ भी कांपने लगते हैं। उस एक ही ब्लास्ट में वो सुप्रीम गोल्डन पगोड़ा और उसके अंदर मौजूद सारे के सारे डेथ रो प्रिजनर्स शीशे की तरह टूटकर क्रश हो जाते हैं और हवा में ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। उनका पूरा वजूद राख बनकर उड़ जाता है। फू हाई अपना सबसे बड़ा लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड इस तरह से एक ही सेकंड में तबाह होता देखकर बुरी तरह से डर जाता है। उसकी सारी अकड़ और एरोगेंस पूरी तरह से खत्म हो जाती है। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है और रोते हुए गू तियान के आगे अपना सर रगड़ने लगता है। फू हाई चिल्लाते हुए भीख मांगता है कि प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज मेरी जान बख्श दें। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको जो चाहिए वो दूंगा। फू हाई डरता हुए गू तियान को धमकी और ऑफर दोनों एक साथ देते हुए कहता है कि अगर आपने मुझे मार दिया तो आर्डर हेवन कोर्ट आपके खिलाफ एक ऐसी वॉर शुरू कर देगा जो कभी खत्म नहीं होगी। वो आपको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अगर आप दाओ अलायंस के इम्पोर्टेंट मेंबर भी हैं, तब भी दाओ अलायंस आपको उनके गुस्से से नहीं बचा पाएगा। फू हाई आगे बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे फादर के मास्टर 28th ब्रांच के मास्टर हैं। उनकी ताकत और अथॉरिटी आर्डर हेवन कोर्ट में बहुत ज्यादा है। प्लीज मुझे छोड़ दें। गू तियान उसकी इन सारी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। गू तियान बिल्कुल आराम से अपना हाथ हवा में उठाता है और एक बहुत ही ग्लोइंग और पावरफुल ब्लू एनर्जी क्यूब बनाता है। ये क्यूब एंशिएंट रून्स और सिंबल से भरा हुआ था। गू तियान अपनी पावर से फू हाई को उस क्यूब के अंदर कैद कर देता है। फू हाई उस क्यूब के अंदर फंसकर दर्द और डर से चिल्लाने लगता है। गू तियान आराम से चलते हुए हानशी के पास जाता है और वो ग्लोइंग क्यूब उसके हाथों में थमा देता है। गू तियान कहता है कि मैं इसको तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, तुम इसके साथ जो चाहे कर सकती हो। हानशी उस क्यूब को अपने हाथों में पकड़कर हैरानी से गू तियान की तरफ देखती है। वो परेशान होते हुए पूछती है कि क्या हमें सच में इनको मारना होगा। हानशी गू तियान को समझाने की कोशिश करती है कि फू हाई ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। उसके फादर के मास्टर वाकई में 20th ब्रांच के मास्टर हैं। उनकी अथॉरिटी और पावर आर्डर हेवन कोर्ट में किसी सुप्रीम लीडर से कम नहीं है। हालांकि कोई उनकी असली ओरिजिन नहीं जानता, लेकिन सब जानते हैं कि उनका रिलेशन जनरल मास्टर के साथ बहुत ही ज्यादा करीबी है। अगर हमने इसको मार दिया तो हमें एक बहुत ही टेरिफाइंग दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। गू तियान बिल्कुल आराम से उसकी आंखों में देखता और बहुत ही कोल्ड आवाज में कहता है कि ऑफ कोर्स हमें इसको मारना होगा, लेकिन इससे पहले कि ये मरे इसको अपने किए हुए गुनाहों की पूरी सजा मिलनी चाहिए। इसने जो भी बुरा किया है उसकी कीमत इसको चुकानी होगी। गू तियान कहता है कि इसलिए मैंने इसको तुम्हारे हवाले किया है। प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल लोगों पर छोड़ देना चाहिए। तुम एक लॉ एनफोर्सर हो, इसलिए तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो कि इसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। गू तियान हानशी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम्हें इन बाकी चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम इसको किस तरह की सजा देना चाहती हो। फिर उस सजा को अपने दिल में तसव्वुर करो, चाहे वो सजा कितनी भी ज्यादा क्रूएल और पेनफुल क्यों ना हो। इस आर्डर प्रिजन की ताकत उस सजा को इस पर पूरी तरह से अप्लाई कर देगी। हानशी उस क्यूब को गौर से देखती है जिसमें फू हाई कैद था और उसकी आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ जाता है। गू तियान आराम से पीछे मुड़ता है और आसमान की तरफ देखते हुए एक बहुत ही डीप और अथॉरिटेटिव आवाज में अनाउंस करता है कि अब वक्त आ गया है। मुझे 33rd हेवन में जाना होगा ताकि मैं ली शून की लोकेशन और उसके बारे में सच्चाई का पता लगा सकूं। गू तियान की आंखों में एक बहुत ही खतरनाक चमक आती है और वो कहता है कि और इसके साथ ही मैं उस बिजार पावर के कनेक्शन को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मैं उन सबको पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दूंगा, उनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम गू तियान को एक बहुत ही खूबसूरत और सरीन एनवायरनमेंट में आराम से बैठकर गो बोर्ड पर चेस खेलते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा काम मुकम्मल किया हो। लेकिन दरअसल
ये गूतियान नहीं था, बल्कि सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन पहले का वक्त दिखाता है, जहाँ 33rd हेवन की 30th ब्रांच के मास्टर एक बहुत ही खूबसूरत पवेलियन में आराम से बैठकर अपने जूनियर ब्रदर के साथ चेस खेल रहे थे। ब्रांच मास्टर अचानक से गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ चेस का पीस बुरी तरह से क्रश कर देते हैं। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा परेशानी और गुस्सा था। वो अपने जूनियर ब्रदर की तरफ देखते हुए चिल्लाते हैं कि छोटा पगोडा किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरे बेटे फू हाई की जान खतरे में है। उसके साथ जरूर कोई बहुत बुरा हादसा पेश आया है। उनका जूनियर ब्रदर, जो कि व्हाइट रोब्स पहने हुए था, वो ये सुनकर बुरी तरह से हैरान हो जाता है और परेशान होते हुए पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। ब्रांच मास्टर गुस्से में अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि फू हाई मुसीबत में है। जूनियर ब्रदर थोड़ा सोचता है और पूछता है कि क्या ये दाओ अलायंस वालों का काम है? क्या दाओ अलायंस आखिर कर आर्डर हेवन कोड के साथ एक बहुत बड़ी वॉर शुरू करने वाला है? उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने आपके बेटे पर अटैक करने का सोचा? अगर ये सच में दाओ अलायंस का काम है तो आर्डर हेवन कोड किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा और हम उनके साथ आखिरी सांस तक खून की होली खेलेंगे। ब्रांच मास्टर अपनी आंखें नैरो करते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ये दाओ अलायंस वालों का ही काम हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आर्डर हेवन कोड के अलावा इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी हिडन फोर्सेस और फैक्शंस हैं जो हमारे रूल्स और हमारी अथॉरिटी से नफरत करते हैं। उनकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन चाहे दुश्मन कोई भी हो, जिसने भी मेरे बेटे फू हाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसकी मौत बिल्कुल पक्की है। मैं उसको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। ब्रांच मास्टर गुस्से में उससे पूछते हैं कि फू हाई कहाँ गया था? सर्वेंट डरता हुए जवाब देता है कि यंग मास्टर फू हाई 33rd हेवन में हान शी को ढूंढने गए थे। ब्रांच मास्टर ये नाम सुनकर थोड़ा हैरान होते हैं और पूछते हैं कि हान शी क्या वो लिंकिंग की डिसाइपल है? वही औरत जिसको एक बहुत बड़ा जुर्म करने की वजह से बैनिश कर दिया गया था और नीचे भेज दिया गया था। ब्रांच मास्टर का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। ब्रांच मास्टर अनाउंस करते हैं कि मैं खुद पर्सनली 33rd हेवन में जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या चल रहा है। लेकिन उनका जूनियर ब्रदर फौरन आगे बढ़ता है और उनको रोकते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप वहाँ मत जाएं, आप मुझे वहाँ जाने दें। जूनियर ब्रदर समझाते हुए कहता है कि दुश्मन की सिचुएशन अभी पूरी तरह से अनजान है। हमें नहीं पता कि उनका असली मकसद क्या है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वेल प्लान्ड और प्रीमेडिएटेड ट्रैप हो सकता है जो खास तौर पर आपको टारगेट करने के लिए बनाया गया हो। बेहतर यही होगा कि आप यहीं पर ब्रांच के अंदर मौजूद रहें और सिचुएशन को कंट्रोल करें। इस तरह हम किसी भी अनएक्सपेक्टेड खतरे का आसानी से सामना कर सकेंगे। ब्रांच मास्टर थोड़ा सोचते हैं और फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूँ। तुम वहाँ जाकर देखो कि आखिर चल क्या रहा है। जूनियर ब्रदर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि आप बेफिक्र रहें सीनियर ब्रदर। मैं वादा करता हूँ कि मैं फू हाई को पूरी तरह से सेफ और साउंड वापस लेकर आऊंगा। उसको एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। ब्रांच मास्टर उसको जाने का इशारा करते हैं। उसके जाने के बाद ब्रांच मास्टर अपने सर्वेंट को आर्डर देते हुए कहते हैं कि जाओ और लिंग किंग को मेरे पास बुला कर लाओ। मुझे हान शी के बारे में सारी की सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इस औरत के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही डार्क, मिस्टीरियस और आलिशान पैलेस के अंदर देखते हैं। ये शुआनतियान सेक्ट का मेन हेडक्वार्टर्स था। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक लीडर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा और हैरानी थी। वो अपने सामने खड़े एक बूढ़े एल्डर पर चिल्लाते हुए पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? बूढ़ा एल्डर, जो कि बुरी तरह से कांप रहा था, वो डरता हुए जवाब देता है कि वो सब के सब मारे गए हैं। सेक्ट लीडर इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। वो गुस्से में अपनी जगह से उठता है और कहता है कि शी एल्डर और बाकी सारे लोग उस लोअर रेल्म की तरफ जाने वाले एंशिएंट सीक्रेट पाथ पर कैसे मर सकते हैं? वो सीक्रेट पाथ तो बहुत ही ज्यादा रेयर और कीमती मटेरियल से बनाया गया था और उसके ऊपर दाओ अलायंस के बहुत सारे टॉप टियर एक्सपर्ट्स ने अपनी पावर से उसको रीइंफोर्स किया था। वो पाथ पूरी तरह से अनब्रेकेबल और एब्सोल्यूट सेफ था। वहाँ पर कोई हादसा कैसे हो सकता है? बूढ़ा एल्डर रोते हुए और जमीन पर देखते हुए बताता है कि वो सीक्रेट पाथ किसी ने उसको पूरी तरह से फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो पाथ अब पूरी तरह से शैटर हो चुका है और उसका नामो निशान तक नहीं बचा। सेक्ट लीडर ये सुनकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है? बूढ़ा एल्डर रोते हुए कहता है कि ये सब बिल्कुल सच है। मैंने खुद पर्सनली बार बार चेक किया है। शी एल्डर और बाकी सारे लोगों की सोल लैंप्स पूरी तरह से बुझ चुकी हैं। उनकी आग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और वो एंशिएंट सीक्रेट पाथ भी पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हो चुका है। सेक्ट लीडर गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है कि लगता है कोई अंधेरे में छुपकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। सेक्ट लीडर की आंखों में एक खतरनाक चमक आती है और वो कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दाओ अलायंस इस वॉर को आखिरी हद तक लेकर जाएगा। हम किसी से नहीं डरते। सेक्ट लीडर हवा में अपना हाथ लहराता है और वहाँ पर एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग ग्रीन मिरर अपीयर हो जाता है। इस मिरर के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल और एंशिएंट आवाज आती है। ये दाओ अलायंस का कोई बहुत बड़ा सुप्रीम लीडर था। मिरर के अंदर मौजूद शख्स कहता है कि ये कोई आम इंसिडेंट नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि दुश्मन हमारे शुआनतियान सेक्ट को टारगेट कर रहा है? सेक्ट लीडर इनकार करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। दुश्मन का असली टारगेट हमारे पीछे मौजूद दाओ अलायंस है। लगता है कि आर्डर हेवन
कोर्ट आखिर करदाव अलायंस के खिलाफ एक्शन लेने वाला है और उन्होंने वॉर शुरू कर दी है। मिरर के अंदर मौजूद शख्स एक बहुत ही डीप आवाज में कहता है कि वो लोग हेड ऑन वॉर शुरू नहीं कर रहे, तो हम भी डायरेक्टली उन पर अटैक नहीं करेंगे। इस दुनिया का पानी बहुत ज्यादा गहरा है और यहाँ पर बहुत सारे हिडन मॉन्स्टर्स अंधेरे में छुपे हुए हैं। हम इन हिडन मॉन्स्टर्स को फायदा उठाने का मौका नहीं दे सकते। अगर हमने ओपन वॉर शुरू की तो ये हिडन फोर्सेस हमारा फायदा उठाएंगी। सेक्ट लीडर पूछता है कि तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। मिरर वाला शख्स आर्डर देते हुए कहता है कि मैं अभी कुछ लोगों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा, तुम उनके साथ मिलकर आर्डर हेवन कोर्ट के खिलाफ अंधेरे में एक बहुत ही खतरनाक क्लैश शुरू करो। उनको बता दो कि हम दाओ अलायंस वाले किसी से नहीं डरते। सेक्ट लीडर पूरे जोश में हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने शुआन तियान सेक्ट को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर उन पर अटैक करूंगा। मैं उनको इसकी ऐसी भारी कीमत चुकाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक और बहुत ही आलिशान पैलेस में देखते हैं। वहाँ पर एक पर्पल रोब्स पहने हुए ओल्ड मैन गुस्से में चीजें तोड़ रहा था। ये हुआनशी पैलेस का मास्टर था। वो गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि डैम इट, आर्डर हेवन कोर्ट वाले आखिर कर क्या रहे हैं। मैंने उनको इतने सारे रेयर और कीमती हेवनली ट्रेजर्स गिफ्ट्स के तौर पर दिए थे, लेकिन आखिर में मेरा बेटा तियान फैंग फिर भी मारा गया। पैलेस मास्टर रोते हुए कहता है कि सबसे बुरी बात तो ये है कि जब मैंने उनसे पूछा कि मेरा बेटा कैसे मारा तो उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कह दिया कि उन्हें नहीं पता। वो गुस्से में चिल्लाता है कि तियान फैंग मेरा प्यारा बेटा। उन्होंने बस इतना कहा कि हेवनली पनिशमेंट लैंड में कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो गया था और कहा कि वो बाद में मुझे डिटेल में रिप्लाई करेंगे। पैलेस मास्टर गुस्से में अपना स्टाफ जमीन पर मारता है और कहता है कि मेरा बेटा तो मर चुका है, अब मुझे तुम्हारे इस बकवास रिप्लाई की क्या जरूरत है। पैलेस मास्टर की आंखें लाल हो जाती हैं और वो पूरे एरोगेंस के साथ कहता है कि क्या इनको लगता है कि मैं बहुत आसानी से बुली किया जा सकता हूँ? क्या इनको लगता है कि मैं इन आर्डर हेवन कोर्ट वालों से डरता हूँ? इन सब की आंखें अंधी हो चुकी हैं। इनको नहीं पता कि मेरे पीछे हुआनशी पैलेस की कितनी टेरिफाइंग और मैसिव फोर्स खड़ी है। हुआनशी पैलेस अंधेरे में छुपी हुई एक ऐसी सुपर टेरिफाइंग फोर्स है जो किसी भी वक्त आर्डर हेवन कोर्ट को निगल सकती है। पैलेस मास्टर गुस्से में आवाज लगाता है, मेन कम हियर। उसके आवाज लगाते ही वहाँ पर बहुत सारे डार्क असैसिन्स और एक्सपर्ट्स अपीयर हो जाते हैं। पैलेस मास्टर उनको आर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाकर इन्वेस्टिगेट करो। मुझे जानना है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे पूरी सच्चाई क्या है। मैं उस किलर को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हम 10th हेवन के फैंग क्लैन को देखते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत जो कि फैंग क्लैन की मैडम थी, वो जमीन पर बैठी हुई पूरी तरह से रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो रोती हुई कहती है कि वुहेन, मेरा वुहेन मारा गया। मैडम गुस्से में आसमान की तरफ देखती है और चिल्लाते हुए कहती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो उसने वुहेन को मार दिया। मैडम पूरे गुस्से और एरोगेंस के साथ अनाउंस करती है कि हालांकि वुहेन हमारे फैंग क्लैन का एक अबैंडन्ड सन था जिसको हमने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वो हमारे फैंग क्लैन का ही हिस्सा था। उसके रगों में हमारे फैंग क्लैन का खून दौड़ रहा था। मैडम अपने पास खड़ी एक सर्वेंट को आर्डर देती है कि जाओ और जाकर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, चाहे वो फैंग क्लैन का अबैंडन्ड सन ही क्यों ना हो। जिस किसी ने भी उसको मारने की हिम्मत की है उसको इसकी बहुत ही भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। सर्वेंट तुरंत हाँ में सर हिलाती है और कहती है कि जी मैडम, मैं अभी जाती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं कि गू तियान, जिसके बाल अब पूरी तरह से व्हाइट हो चुके थे और उसने ब्लैक रोब्स पहने हुए थे, वो एक बहुत ही खूबसूरत और सरीन गार्डन में आराम से बैठकर चेस खेल रहा था। उसके सामने वही ओल्ड मैन बैठा हुआ था जो कि अंडरवर्ल्ड लॉर्ड था। गू तियान बिल्कुल आराम से चेस का एक पीस बोर्ड पर रखता है और उसके चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड गू तियान की तरफ देखते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि यंग मास्टर, पिछली बार जब आपने मुझे उस पिंजरे से आजाद किया था तो मैंने अपने मास्टर को कांटेक्ट किया था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो ली शून के मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में हमारी मदद करें और मेरे मास्टर ने इस बात के लिए हाँ कह दिया है। गू तियान एक छोटी सी स्माइल के साथ चाय का कप उठाता है और कहता है कि ठीक है, अपने मास्टर को मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड थोड़ा परेशान होते हुए गू तियान से पूछता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में बिजार क्रीचर्स का पीछा करना और उनको मारना जारी रखेंगे? गू तियान बिल्कुल आराम से चाय का एक घूंट लेता है और जवाब देता है कि हाँ, मैं कुछ दिन बाद 33rd हेवन में जाऊंगा और जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं इस बिजार पावर को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकूंगा। मैं उन सबको पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर दूंगा। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ये सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और गू तियान को वार्निंग देते हुए कहता है कि यंग मास्टर, मुझे यही बात आपसे करनी थी। मेरे मास्टर ने मुझे बताया है कि ये बिजार पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और डेंजरस है। ये 33rd हेवन के अंधेरे में छुपा हुआ एक बहुत ही मैसिव अंडरवाटर बेहेमोथ है। अगर आप सच में इनको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। ये लोग बहुत खतरनाक है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड आगे बताता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि अगर यंग मास्टर गू तियान सच में इन बिजार क्रीचर्स को खत्म करना चाहते हैं तो वो आपको मदद प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी ताकत बहुत लिमिटेड है और उनके पीछे जो फोर्स है वो अभी खुलकर बाहर नहीं आ सकती और ना ही कोई बड़ा
बड़ा एक्शन ले सकती है, इसलिए वो आपको जो मदद देंगे वो बहुत ही लिमिटेड होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और बुरा नहीं मानेंगे। मेरे मास्टर अभी बिजार क्रीचर्स के बारे में सारी इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। गूतियान बिल्कुल आराम से उसकी बातें सुनता है और कहता है कि अंडरवर्ल्ड सच में एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है, लेकिन मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लूंगा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड गूतियान की इस एरोगेंस और कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर कहता है कि ठीक है, जहाँ जरूरत होगी हम वहाँ जरूर मदद करेंगे। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड पूछता है कि यंग मास्टर, आप 33rd हेवन में कब जाने का इरादा रखते हैं? मेरे मास्टर अभी नीचे नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने सोचा था कि जब आप 33rd हेवन में आएंगे तो वो खुद आकर आपसे मुलाकात करेंगे। गूतियान आराम से कहता है कि इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, मैं कुछ दिन बाद 33rd हेवन में चला जाऊंगा। गूतियान आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप से कहता है कि कुछ दिन बाद सिस्टम की तरफ से रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का वक्त आ जाएगा। हालांकि मुझे उन रिवॉर्ड्स की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा फायदा जरूर है। इस दुनिया में मेरे और ली शून के बहुत सारे मेमोरीज और यादें छुपी हुई हैं। मैं इन रिवॉर्ड्स का यूज करके इस पूरे लोअर रेल्म को एक ऐसी सुप्रीम और इनविंसिबल कल्टीवेशन लैंड में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा जो इस यूनिवर्स में सबसे बेहतरीन होगी। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड गूतियान की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछता है कि यंग मास्टर, तो क्या मैं आपके साथ आपके पास रुक सकता हूँ? मैं भी आपके साथ कुछ दिन बाद 33rd हेवन में जाना चाहता हूँ। गूतियान बिल्कुल कैजुअली हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स तुम रुक सकते हो। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड खुशी से अपने दोनों हाथ जोड़कर बो करता है और कहता है कि थैंक यू यंग मास्टर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उस 30th ब्रांच के जूनियर ब्रदर को देखते हैं जो व्हाइट रोब्स पहने हुए था। वो हवा में फ्लोट करते हुए एक बहुत ही मैसिव और आलिशान हॉल के अंदर एंटर करता है। ये 33rd हेवन की 33rd ब्रांच थी। वो आगे बढ़ता है और वहाँ खड़े गार्ड से पूछता है कि ब्रांच मास्टर और फू हाई कहाँ गए हैं? वो दोनों नीचे गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। एक गार्ड बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जवाब देता है कि फू हाई इस वक्त लोअर रेल्म में किसी मैटर को सॉल्व करने गए हुए हैं। जूनियर ब्रदर ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है और अपने आप से कहता है कि फू हाई लोअर रेल्म में है तो जरूर वहाँ पर ही उसके साथ कोई मसला हुआ होगा। जूनियर ब्रदर डिसाइड करता है कि वो अभी लोअर रेल्म की तरफ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसकी नजर उस हॉल के बीचों बीच खड़ी एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग आर्मी पर पड़ती है। ये आर्मी इतनी बड़ी थी कि इसने पूरे हॉल को कवर किया हुआ था। जूनियर ब्रदर इस आर्मी को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सपोर्ट फोर्सेस इतनी ज्यादा टेरिफाइंग और मैसिव होंगी। वो आसपास देखते हुए कहता है कि 32nd, 31st और 30th हेवन की सारी फोर्सेस यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ तक कि 29th हेवन का सबसे टॉप टियर और सुप्रीम जीनियस प्रिंस लिए भी खुद यहाँ पर पर्सनली आ गया है। जूनियर ब्रदर को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। प्रिंस लिए, जो कि एक बहुत ही हैंडसम और मस्कुलर शख्स था जिसके बाल लाल थे और उसने गोल्डन आर्मर पहना हुआ था, वो पूरे एरोगेंस के साथ आगे बढ़ता है। वो अपनी आर्मी की तरफ देखते हुए एक बहुत ही लाउड आवाज में अनाउंस करता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग एक्सपर्ट्स आने वाले हैं। प्रिंस लिए पूरे जोश में चिल्लाता है कि इस बार की ये वॉर किसी भी हाल में हारी नहीं जा सकती, हमें हर हाल में जीतना होगा। अगर हम इस वॉर में जीत गए तो हमारे दाओ अलायंस की रेपुटेशन और ग्लोरी एक नए और सुप्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी और उस वक्त और भी ज्यादा फोर्सेस और ताकतवर एक्सपर्ट्स हमारे दाओ अलायंस को ज्वाइन करेंगे, जिससे हमारी ताकत और भी ज्यादा इनविंसिबल हो जाएगी। प्रिंस लिए एक इविल स्माइल के साथ आगे कहता है कि और दूसरी तरफ अगर आर्डर हेवन कोर्ट इस वॉर में हार गया तो उनकी सारी रेपुटेशन और उनका सारा टेरर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा। उनकी अथॉरिटी फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाएगी और कोई उनकी इज्जत नहीं करेगा। प्रिंस लिए अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाता है और पूरी ताकत से चिल्लाता है कि क्या तुम सबको मेरी बात समझ आ गई? इस वॉर में हमें सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए। डिफीट इज नॉट एन ऑप्शन। सारी आर्मी पूरे जोश में अपने वेपन्स हवा में उठाती है और एक साथ चिल्लाती है कि अंडरस्टूड, ओनली विक्ट्री, नो डिफीट। जूनियर ब्रदर, जो ये सब देख रहा था, वो प्रिंस लिए के पास जाता है और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछता है कि प्रिंस लिए, क्या हम अभी लोअर रेल्म में जा रहे हैं? प्रिंस लिए इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, हम तो बस एक वैनगार्ड हैं। हमारी मेन आर्मी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। जब मेन आर्मी यहाँ आ जाएगी तो हम सब एक साथ मिलकर लोअर रेल्म में जाएंगे और उन सबको ऑब्लिटरेट कर देंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में एक बहुत ही मैसिव और डार्क स्टॉर्म को देखते हैं। इस स्टॉर्म के अंदर से एक बहुत ही हैंडसम और ताकतवर शख्स हवा में पूरी स्पीड से उड़ता हुआ आ रहा था। इसने ब्लू और गोल्ड कलर के रोब्स पहने हुए थे और इसके जिस्म से बिजलियां निकल रही थी। ये फैंग क्लैन का एक्सपर्ट फैंग रोंग था। वो गुस्से में दहाड़ते हुए कहता है कि इन लोगों की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इन्होंने फैंग क्लैन के अबैंडन्ड सन को मारने की हिम्मत की है। चाहे जिसने भी ये किया हो, मैं उसको किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो आज अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है।
ये कहकर फैंग रोंग एक बहुत ही मैसिव पर्पल पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। दूसरी तरफ हम एक और ब्लैक रोब्ड एक्सपर्ट को देखते हैं जो हुआनशी पैलेस से आया था। वो भी हवा में उड़ते हुए गुस्से में कहता है कि यंग मास्टर मारा गया है, चाहे किलर कोई भी हो उसको इसकी खून की कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ तक कि आर्डर हेवन कोर्ट भी इस अजाब से नहीं बच पाएगा, इस बार बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। ये कहकर वो भी पूरी स्पीड से लोअर रेल्म की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में हम लोअर रेल्म में ली क्लैन के मैसिव गेट के सामने देखते हैं। वहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े हुए थे। तभी हवा में एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा फील होती है और फैंग रोंग पूरी ग्लोरी और एरोगेंस के साथ वहाँ जमीन पर लैंड करता है। गार्ड्स उसकी पावर को फील करके बुरी तरह से डर जाते हैं। एक गार्ड डरता हुए आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर पूछता है कि फेलो दाओइस्ट, क्या आपको कोई काम है? फैंग रोंग उस गार्ड को घूरते हुए बहुत ही कोल्ड आवाज में पूछता है कि फू हाई कहाँ पर है? गार्ड हैरानी से कहता है कि फू हाई। इससे पहले कि गार्ड कुछ कह पाता, सीन शिफ्ट होता है और हम ली क्लैन के अंदर कोर्टयार्ड में देखते हैं। वहाँ पर रुओ शुई, हान शी, ब्लड डीमन जो अपने ह्यूमनॉइड ड्रैगन फॉर्म में था, फायर फीनिक्स और दा हुआंग मौजूद थे। अचानक आसमान में एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग प्रेशर आता है और फैंग रोंग हवा में फ्लोट करते हुए उन सब के बिल्कुल ऊपर अपीयर हो जाता है। हान शी उसको देखकर तुरंत आगे आती है और गुस्से में पूछती है कि तुम कौन हो? फैंग रोंग बिल्कुल एरोगेंस के साथ जवाब देता है कि तुम हान शी हो। फू हाई कहाँ पर है? हान शी गुस्से में कहती है कि पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। फैंग रोंग एक बहुत ही इविल हंसी हंसता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे मेरी आइडेंटिटी पूछो। तुम जैसी छोटी सी एंट को मेरा नाम जानने का कोई हक नहीं है। हान शी उसकी इस एरोगेंस को देखकर और उसकी टेरिफाइंग ऑरा को फील करके बुरी तरह से परेशान हो जाती है। वो अपने दिल में सोचती है कि ये शख्स जरूर 29th हेवन या उससे भी हायर किसी हेवन से आया है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा अनफैथमेबल और मैसिव है कि मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हान शी डरती हुई सोचती है कि क्या लॉर्ड गु तियान इस शख्स का सामना कर पाएंगे? क्या वो इसके दुश्मन बनने के लायक है? वहाँ पर खड़े फायर फीनिक्स और ब्लड डीमन आपस में बातें कर रहे थे। ब्लड डीमन फायर फीनिक्स को कोहनी मारते हुए कहता है कि फायर फीनिक्स, अब तुम्हारे परफॉर्म करने का वक्त आ गया है। ये शख्स इतना ज्यादा एरोगेंट और बदतमीज हो रहा है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अभी आगे नहीं जाओगे तो कब जाओगे? फायर फीनिक्स थोड़ा डरता हुए पीछे हटता है और कहता है कि छोड़ो यार, इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से किसी मुसीबत में फंस जाऊं और बुरी तरह से मार खाऊं और फिर मुझे अपनी जान बचाने के लिए लॉर्ड गु तियान के आगे रोना पड़े और भीख मांगनी पड़े। फायर फीनिक्स कहता है कि मैं इस बार सेफ खेलना चाहता हूँ। ब्लड डीमन उसको मॉक करते हुए कहता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और तुम इसको वेस्ट कर रहे हो। ब्लड डीमन उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर हमारे बीच इतनी अच्छी दोस्ती ना होती तो मैं तुम्हें ये सीक्रेट कभी ना बताता। फायर फीनिक्स थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है कि क्या मतलब, इसमें क्या सीक्रेट है? ब्लड डीमन उसके करीब आकर कहता है कि जरा खुद सोचो, लॉर्ड गु तियान ने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ये गोल्डन स्पीयर क्यों दी थी? फायर फीनिक्स थोड़ा सोचता है और कहता है कि हाँ, दी तो थी, लेकिन इसका इस सिचुएशन से क्या कनेक्शन है? दा हुआंग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हाँ, इसका क्या कनेक्शन है? ब्लड डीमन अपना सर हिलाते हुए कहता है कि तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा स्टूपिड हो। लॉर्ड गु तियान ने तुम्हें ये गोल्डन स्पीयर इसलिए दी थी ताकि तुम आगे जाकर दुश्मनों को स्वीप कर सको और उनको मार सको। ब्लड डीमन अपनी झान तियान दाव निकाल कर दिखाता है और कहता है कि देखो, लॉर्ड ने मुझे ये झान तियान दाव क्यों दी थी? ताकि मैं दुश्मनों को मार सकूं, और तुम्हें ये गोल्डन स्पीयर इसलिए दी है ताकि तुम भी परफॉर्म कर सको। लॉर्ड गु तियान को तुम पर बहुत उम्मीद है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये वेपन दिया है ताकि तुम अपनी ताकत दिखा सको। फायर फीनिक्स ये सुनकर अचानक से पूरे जोश में आ जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो खुशी से कहता है कि मैं समझ गया, मेरा भाई ब्लड डीमन सच में बहुत स्मार्ट है। अगर तुम मुझे ये बात ना बताते तो मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देता। मैं किसी भी हाल में लॉर्ड गु तियान की उम्मीदों पर पानी नहीं फेर सकता। दा हुआंग भी खुशी से ब्लड डीमन की तारीफ करता है और कहता है कि ब्रदर ब्लड डीमन, आप तो सच में बहुत ग्रेट हैं। फायर फीनिक्स पूरे कॉन्फिडेंस और जोश के साथ आगे बढ़ता है। वो हवा में जंप करता है और एक बहुत ही मैसिव आग के ब्लास्ट के साथ अपने ह्यूमनॉइड फ्लेमिंग आर्मर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके हाथ में वो ग्लोइंग गोल्डन स्पीयर थी। फायर फीनिक्स हवा में उड़ता हुआ फैंग रोंग के सामने जाता है और गुस्से में अपनी स्पीयर उसकी तरफ पॉइंट करके चिल्लाता है कि ओए, क्या तुम बहरे हो? क्या तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मेरे खांसने की आवाज सुनाई नहीं दी? हान शी फायर फीनिक्स की इस बहादुरी को देखकर बुरी तरह से हैरान होती है और कहती है कि क्या फायर फीनिक्स हमेशा से इतना ज्यादा ब्रेव और रेकलेस था? फैंग रोंग गुस्से में फायर फीनिक्स को घूरता है और कहता है कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, कहाँ से ये छोटा सा मुर्गी का बच्चा आ गया है? तुम तो अभी इमॉर्टल दाव लेवल पर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आकर इतनी अकड़ दिखाओ। फैंग रोंग उसको धमकी देते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी ताकत जितनी कम है, तुम्हारी इग्नोरेंस उतनी ही ज्यादा है।
फायर फीनिक्स जोर जोर से हंसता है और कहता है कि बकवास बंद कर, मैं तो तेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। फायर फीनिक्स अपनी गोल्डन स्पीयर को पूरी ताकत से हवा में उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ले अपने ग्रैंडपा फायर का ये अटैक बर्दाश्त कर। फायर फीनिक्स पूरी स्पीड से अपनी गोल्डन स्पीयर को एक मिसाइल की तरह फैंग रोंग की तरफ थ्रो कर देता है। स्पीयर हवा को चीरते हुए एक बहुत ही मैसिव फायर ब्लास्ट के साथ आगे बढ़ती है। फैंग रोंग बिल्कुल आराम से वहाँ खड़ा रहता है और एक एरोगेंट स्माइल के साथ कहता है कि यू आर ट्रूली इग्नोरेंटली एरोगेंट। फैंग रोंग बस अपना एक हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग ब्लू लेजर बीम शूट होती है। ये ब्लू बीम पूरी स्पीड से जाकर फायर फीनिक्स की उस गोल्डन स्पीयर से टकराती है। फायर फीनिक्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हंसता हुए कहता है कि अब देखो ये कैसे मरता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो ब्लू लेजर बीम उस गोल्डन स्पीयर की आग को एक ही सेकंड में बुझा देती है और स्पीयर को पूरी ताकत से पीछे की तरफ पुश करने लगती है। फायर फीनिक्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से चिल्लाता है कि नहीं ये कैसे पॉसिबल है। ब्लड डीमन जो नीचे खड़ा ये देख रहा था वो भी बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाता है कि डैम इट, क्या मैंने गलत गैस कर लिया था? अगर ये इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाया तो ये फायर फीनिक्स तो अपनी ही गोल्डन स्पीयर से हिट होकर मारा जाएगा। द हुआंग भी गुस्से में आगे आता है और अपनी गोल्डन पावर रिलीज करते हुए फायर फीनिक्स को बचाने के लिए भागता है। हानशी भी तुरंत अपनी ब्लू आइस मैजिक यूज करती है और एक मैसिव आइस शील्ड बनाती है। ब्लड डीमन अपनी झांतियान दाव को पूरी ताकत से स्विंग करता है। तीनों मिलकर फायर फीनिक्स के पीछे खड़े हो जाते हैं और उस पीछे आती हुई गोल्डन स्पीयर को रोकने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और ईयर पियर्सिंग एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा कोर्टयार्ड कांपने लगता है। उन तीनों की कंबाइंड पावर से आखिरकार वो गोल्डन स्पीयर रुक जाती है, लेकिन उस क्लैश की शॉकवेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि फायर फीनिक्स बुरी तरह से उड़ता हुआ पीछे जाकर जमीन पर क्रैश होता है। फायर फीनिक्स जमीन पर गिरा हुआ दर्द से चिल्लाता है और रोते हुए कहता है कि मैं फिर से स्कैम हो गया, ब्लड डीमन ने मुझे फिर से धोखा दिया, मैं तो बस मरने ही वाला था। ब्लड डीमन उसके पास आता है और अपनी सफाई देते हुए कहता है कि इसमें पूरी तरह से मेरी गलती तो नहीं है। ताली दोनों हाथों से बचती है। मैंने जो भी कहा क्या जरूरी था कि तुम उस पर यकीन कर लेते? फायर फीनिक्स गुस्से और दुख से जोर जोर से रोने लगता है और अपने सर पर हाथ मारता है। द हुआंग ब्लड डीमन को घूरते हुए कहता है कि ब्लड डीमन की बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं इसकी कभी इज्जत नहीं करूंगा। ये सच में एक बहुत बड़ा जानवर है। इसकी चंद बातों की वजह से फायर फीनिक्स की जान जाते जाते बची है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस गुतियान को उस सरीन पवेलियन में चेस खेलते हुए देखते हैं। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड हैरानी से आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि क्रिएटर हेवेंस, ये तो सच में एक बहुत ही इनविंसिबल और टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। मेरे मास्टर तो उस फैंग रोंग की एक नजर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आखिर ये फैंग रोंग किस हेवन से आया है? अंडरवर्ल्ड लॉर्ड गुतियान की तरफ देखता है और पूछता है कि यंग मास्टर, क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे? गुतियान बिल्कुल आराम से चेस का एक पीस बोर्ड पर रखता है और कहता है कि वहाँ जाकर क्या करूंगा, अभी तो हमारी चेस की गेम पूरी नहीं हुई। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड अपने दिल में सोचता है कि ये शख्स इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। इसने फैंग रोंग को बिल्कुल भी अपनी आंखों में नहीं रखा। आखिर गुतियान की असली ताकत कितनी ज्यादा मैसिव है। गुतियान उसको आर्डर देते हुए कहता है कि आराम से बैठकर अपनी गेम पर फोकस करो। वहाँ कोर्टयार्ड में फैंग रोंग अभी भी हवा में फ्लोट कर रहा था। वो गुस्से में हानशी की तरफ देखते हुए दोबारा से वही सवाल पूछता है कि फू हाई कहाँ पर है? हानशी बिल्कुल कोल्डली जवाब देती है कि मुझे नहीं पता। फैंग रोंग एक बहुत ही ईविल हंसी हंसता है और कहता है कि गुड, बहुत अच्छा। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं लोगों को नहीं मार सकता? फैंग रोंग अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और अपना हाथ हवा में उठाता है। आसमान से एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग गोल्डन हैंड नीचे इन सबको क्रश करने के लिए गिरने लगता है। हानशी डरती हुई अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और उस मैसिव अटैक को डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाती है। हानशी उस मैसिव गोल्डन हैंड को अपनी तरफ आते हुए देखती है और बुरी तरह से डर जाती है। वो डरती हुई अपनी स्वॉर्ड को जोर से पकड़ती है और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम गुतियान को उस सरीन पवेलियन में अंडरवर्ल्ड लॉर्ड के साथ चेस खेलते हुए देखते हैं। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड उस मैसिव अटैक को फील करके बुरी तरह से घबरा जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए चिल्लाता है कि हम पक्का मारे जाएंगे। अगर ये पाम अटैक नीचे आ गया तो मैं किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचूंगा। वो गुतियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि ब्रदर, क्या हम थोड़ी देर के लिए चेस खेलना बंद कर सकते हैं? प्लीज कुछ करें। लेकिन गुतियान बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर बैठा रहता है। वो अपना एक हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक बहुत ही पावरफुल गोल्डन एनर्जी वेव निकलती है। ये एनर्जी वेव सीधा उस चेस बोर्ड पर जाती है। गुतियान आराम से एक व्हाइट चेस पीस उठाता है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड हैरानी से उसको देखता है और कहता है कि नहीं, ऐसा मत कहो कि तुम अभी भी खेलना चाहते हो। गुतियान बिल्कुल कामली वो व्हाइट चेस पीस
चेसपीस बोर्ड पर रख देता है। दूसरी तरफ कोर्टयार्ड में फैंग रोंग गुस्से में अपना मैसिव गोल्डन हैंड नीचे पुश कर रहा था, लेकिन अचानक ली क्लैन के गेट के ऊपर एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग ब्लू एनर्जी बैरियर अपीयर हो जाता है। फैंग रोंग का अटैक उस बैरियर से टकराता है और वहीं पर रुक जाता है। फैंग रोंग ये देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीकिंग डेथ ये क्या चीज है जो मुझे इस तरह से रोकने की हिम्मत कर रही है। फैंग रोंग अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और चिल्लाता है किल। वो उस गोल्डन हैंड को और जोर से पुश करता है जिससे उसके चारों तरफ ग्लोइंग चेन्स अपीयर हो जाती हैं। हांची उस बैरियर को देखकर बुरी तरह से हैरान होती है और कहती है कि ये आखिर है कौन। इनका कल्टीवेशन रेल्म तो बहुत ही ज्यादा हाई लग रहा है। फैंग रोंग अपनी सारी ताकत लगाने के बावजूद उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता और उल्टा पीछे की तरफ पुश होने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि नहीं। फैंग रोंग अपने हाथों से बहुत सारी ग्लोइंग ग्रीन स्वॉर्ड्स उस बैरियर पर शूट करता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। फैंग रोंग को समझ आ जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। वो गुस्से में अपनी आंखें लाल कर लेता है और चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि ब्लड सैक्रिफाइस, फिजिकल बॉडी, बर्न लाइफ। वो अपनी लाइफ फोर्स को बर्न करके एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग आग का हाथ बनाता है और पूरी स्पीड से नीचे पुश करता है। इस प्रोसेस में उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है, लेकिन तभी आसमान से एक बहुत ही ग्लोइंग व्हाइट चेस पीस आराम से नीचे गिरता है। ये वही चेस पीस था जो गू तियान ने बोर्ड पर रखा था। वो चेस पीस जैसे ही उस बैरियर पर लैंड करता है, एक बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है। उस एक ही चेस पीस की पावर से वो मैसिव फियरी हैंड और फैंग रोंग का पूरा जिस्म एक ही सेकंड में ब्लास्ट होकर राख बन जाता है और वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। हांची ये हॉरिफाइंग नजारा देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। एक 9th रेल्म का हाई लेवल क्रिएटर बस इस तरह से मारा गया। ब्लड डीमन जो अपने रेड ड्रैगन वाले रूप में था, वो खुशी से अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाता है कि लॉर्ड इज इनविंसिबल। ये तो सच में बहुत ज्यादा ऑसम है। सीन वापस पवेलियन में शिफ्ट होता है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड गू तियान की इस टेरिफाइंग पावर को देखकर बुरी तरह से शॉक में था। वो गू तियान को घूरते हुए कहता है कि मैं सच में ये सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं इस तरह के सुप्रीम और इनविंसिबल एग्जिस्टेंस के साथ बैठकर चेस खेलूंगा। गू तियान बिल्कुल आराम से उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, चलो खेलो। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जल्दी से हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है ठीक है। गू तियान उसको समझाते हुए कहता है कि ज्यादा मत सोचो, बस आराम से चेस खेलने पर फोकस करो। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बताता है कि सच कहूँ तो चेस के मामले में मैं एक बिल्कुल ही नया और कच्चा खिलाड़ी हूँ। मैंने पहले कभी चेस नहीं खेली। वो बताता है कि पहले मैं बस एक छोटा सा कल्टिवेटर था जो दिन रात अपनी कल्टिवेशन और सर्वाइवल में लगा रहता था। मेरे पास इन रिक्रिएशनल कामों के लिए वक्त ही नहीं था, लेकिन ली शून को चेस खेलना बहुत पसंद था। वो हमेशा मुझे अपने साथ खेलने के लिए फोर्स करता था, लेकिन मैं हर बार उसको इनकार कर देता था। गू तियान एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम ठीक ठाक खेल लेते हो, तुम मुझे चेस सिखाना। जब मैं ठीक से सीख जाऊंगा तो मैं वापस जाकर उस ली शून के साथ जरूर मुकाबला करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आसमान में एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग आर्मी को देखते हैं। ये दाओ अलायंस की आर्मी थी। वहाँ पर बहुत सारी फ्लाइंग शिप्स और फ्लोटिंग आइलैंड्स थे जिन पर हजारों कल्टिवेटर्स मौजूद थे। इस आर्मी के आगे एक बहुत ही हैंडसम और मस्कुलर शख्स एक मैसिव फ्लेमिंग ड्रैगन पर बैठा हुआ था। इसने गोल्डन आर्मर पहना हुआ था और इसके बाल लाल थे। ये प्रिंस लिए था। प्रिंस लिए पूरे एरोगेंस और जोश के साथ अपनी आर्मी की तरफ देखते हुए अनाउंस करता है कि हमारी आयरन कैवलरी हजारों बार टेम्पर हो चुकी है और हमने एंडलेस बैटल्स लड़ी हैं। 29th हेवन में हम पूरी तरह से इनविंसिबल हैं और हमने पूरे हेवन को सप्रेस करके रखा हुआ है। अगर आर्डर हेवन कोड फाइट करना चाहता है तो हम उनसे लड़ेंगे। प्रिंस लिए अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाता है और चिल्लाता है कि सेट ऑफ। सारी आर्मी पूरे जोश में आगे बढ़ने लगती है। प्रिंस लिए अपने पास खड़े एक डार्क हेयर्ड एल्डर को आर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग जाओ, हम अंधेरे में छुपकर सपोर्ट के लिए इंतजार करेंगे। तुम लोग पहले जाकर आर्डर हेवन कोड के बैकग्राउंड और उनकी ताकत को टेस्ट करो, उसके बाद हम सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेंगे। वो डार्क हेयर्ड एल्डर तुरंत हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि ठीक है। वो एल्डर और उसके साथ 8 और पावरफुल एक्सपर्ट्स हवा में अलग अलग कलर्स के ग्लोइंग मीटियोर्स की तरह नीचे लोअर रेल्म की तरफ शूट होते हैं। वो सब जाकर एक सिटी के अंदर लैंड करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गू तियान के कोर्टयार्ड में देखते हैं, जहाँ गू तियान आराम से पौधों को पानी दे रहा था। तभी आसमान में एक बहुत ही मैसिव डार्क वॉर्टेक्स खुलता है। ब्लड डीमन और दा हुआंग दौड़ते हुए बाहर आते हैं। ब्लड डीमन गुस्से में आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये क्या मुसीबत है, एक के बाद एक दुश्मन आते ही जा रहे हैं, इनका कोई एंड ही नहीं है। ये लोग सच में अपनी मौत को खुद दावत देने आ रहे हैं। फायर फीनिक्स भी हवा में उड़ता हुआ आता है और पूरे जोश में ब्लड डीमन से कहता है कि फायर बॉय इनविंसिबल बनने का मौका आ गया है, जल्दी से जाओ और परफॉर्म करो। ये लोग देखने में बहुत ही वीक लग रहे हैं, तुम आसानी से इन सबको स्वीप करके मार सकते हो और अपनी इनविंसिबल पावर दिखा सकते हो। लेकिन ब्लड डीमन इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ब्रदर डीमन तुम जाओ, तुम सच में बहुत ज्यादा स्कैमी हो। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं भी होना होता तो तुम जरूर कोई ना कोई एक्सीडेंट करवा देते हो। मैं तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता।
फायर फीनिक्स उसको समझाने की कोशिश करता है कि फायर बॉय, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस बार मैं वादा करता हूँ कि कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। ब्लड डीमन गुस्से में कहता है कि सुआन ले, मैं नहीं जाऊंगा। द हुआंग भी फायर फीनिक्स की साइड लेते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल ठीक है। मुझे भी लगता है कि ब्रदर डीमन बहुत ही अनरिलायबल है, इनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। फायर फीनिक्स ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग मुझे अनरिलायबल कह रहे हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम में से कोई भी आगे नहीं जाएगा। मैं अकेले जाकर इन सबको मारूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ। मैं इन सबको बेरहमी से मैसकर करूंगा। दूसरी तरफ वो डार्क हेयर दाओ अलायंस का एल्डर हान शी को घूरते हुए कहता है कि हान शी, अपने पीछे छुपे हुए शख्स को बाहर बुलाओ। अब आर्डर हेवन कोड का वो वक्त नहीं रहा जहाँ वो अपनी मर्जी चला सके। तुमने हमारे शुआन त्यान सेक्ट के लोगों को बिना किसी वजह के मारा है और इसके लिए तुम्हें और आर्डर हेवन कोड को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हान शी बिल्कुल कामली जवाब देती है कि मेरे पीछे जो शख्स है उसको देखने की तुम्हारी औकात नहीं है, और दूसरी बात, हमने तुम्हारे लोगों को बिना वजह नहीं मारा। उनके मरने की बहुत सॉलिड वजह थी। हान शी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मेरा अब आर्डर हेवन कोड से कोई लेना देना नहीं है, और मैं ये भी क्लैरिफाई नहीं करूंगी कि सीनियर ब्रदर वान और बाकी लोगों की मौत में हेवन कोड का हाथ नहीं था। मैं तो चाहती हूँ कि दाओ अलायंस इस रॉटन आर्डर हेवन कोड के साथ पूरी तरह से वॉर शुरू कर दे और इनको हमेशा के लिए तबाह कर दे। डार्क हेयर एल्डर ये सुनकर जोर जोर से हंसता है और कहता है कि हा हा हा, कितनी एरोगेंट हो तुम। अगर तुम्हारे पीछे वाला शख्स बाहर नहीं आएगा तो मैं सबको मार मार कर उसको बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा, और जब वो बाहर आएगा तो मैं उसका सर काट कर उसको एक बॉल की तरह किक करूंगा। एल्डर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि अटैक। सारे एल्डर्स अपने वेपन्स निकाल कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन जिसके हाथ में एक ग्लोइंग स्टाफ था वो हवा में अपीयर होता है। ये ओल्ड मैन चिल्लाते हुए कहता है कि होल्ड ऑन। वो ओल्ड मैन दाओ अलायंस के एल्डर्स को घूरते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इनकी जानें मेरी हैं। डार्क हेयर्ड एल्डर हैरानी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम आखिर हो कौन? ओल्ड मैन गुस्से में अपना स्टाफ जमीन पर मारता है और कहता है कि मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि तुम लोग मुझे प्रोवोक मत करो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी किलिंग इंटेंट इस वक्त बहुत ज्यादा हैवी है और मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को मारने आया हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा, चाहे तुम्हारे पीछे दाओ अलायंस ही क्यों ना हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दाओ अलायंस का एक रेड हेयर्ड एल्डर आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है कि दाओ अलायंस के होते हुए भी तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। बहुत अच्छा, तुम तो ऑलरेडी एक मरे हुए इंसान हो। डार्क हेयर्ड एल्डर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि रिट्रीट। वो सब थोड़ा पीछे हट जाते हैं। रेड हेयर्ड एल्डर कहता है कि इस ओल्ड मैन को अटैक करने दो, हम यहाँ से इसको यूज करके आर्डर हेवन कोड की ताकत को टेस्ट करेंगे। ओल्ड मैन अपनी जगह पर खड़ा होता है और फायर फीनिक्स, ब्लड डीमन और दा हुआंग की तरफ घूरते हुए पूछता है कि बताओ तुम लोग किस तरह की मौत मरना चाहते हो। फायर फीनिक्स ये देखकर खुशी से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कोई एक्सीडेंट जरूर होगा, अच्छा हुआ मैं आगे नहीं गया। ब्लड डीमन भी परेशान होते हुए कहता है कि डैम इट, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? ये ओल्ड मैन तो देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। दा हुआंग भी कहता है कि हाँ, ब्रदर डीमन की बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, इनकी बातों में आकर हमेशा बुरा ही होता है। मैं आगे से इनकी कोई बात नहीं मानूंगा। फायर फीनिक्स गुस्से में दा हुआंग को डांटते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ब्रदर डीमन ऐसी हरकतें नहीं करते। ब्रदर डीमन, मैं आप पर पूरा यकीन करता हूँ, जाओ और अपनी ताकत दिखाओ। ब्लड डीमन गुस्से में कहता है कि ये बर्डमैन तो जानबूझकर आग लगा रहा है, मैंने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। ब्लड डीमन अपनी जान त्यान दाव निकालता है और कहता है कि ठीक है, अगर लड़ना है तो लड़ेंगे, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं इस फायर फीनिक्स की तरह कोई अनलकी शख्स नहीं हूँ जिसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। मैं अभी दशा तेशा करूंगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम यहाँ आकर अकड़ दिखाओ। ओल्ड मैन गुस्से में चिल्लाता है कि इग्नोरेंट फूल, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। ओल्ड मैन अपना हाथ आगे करता है और एक बहुत ही मैसिव गोल्डन हैंड ब्लड डीमन की तरफ शूट करता है। ब्लड डीमन पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी जान त्यान दाव को स्विंग करके उस गोल्डन हैंड को बीच हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। डार्क हेयर्ड एल्डर ये देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? प्रिंस लिए जो दूर से ये सब देख रहा था, वो अपने पास खड़े 3 बहुत ही मस्कुलर और खतरनाक जनरल्स को ऑर्डर देता है कि हुआंग, मिंग, वे, शून, जियांग शा, तुम तीनों जाकर लड़ो। वो तीनों जनरल्स हवा में एक रेड वोटेक्स के जरिए नीचे आते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हमें लगा था कि ये ओल्ड मैन बहुत ताकतवर होगा, लेकिन ये तो बस एक कचरा है। हा हा हा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसकी किलिंग इंटेंट बहुत हैवी है। तुम तो यहाँ पर खुद मरने आए हो, चुपचाप साइड पर खड़े होकर देखो कि असली किलिंग क्या होती है। दा हुआंग उनको देखकर गुस्से में कहता है कि ये लोग वापस आ गए और अभी भी इतने एरोगेंट हैं। फायर फीनिक्स मायूसी से कहता है कि लगता है फिर से कोई एक्सीडेंट होने वाला है, ब्रदर डीमन इस बार पक्का बुरी तरह से पिटेंगे। ब्लड डीमन गुस्से में उन तीनों जनरल्स की तरफ देखता है और कहता है कि वापस मरने आए हो, ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगा। ब्लड डीमन पूरी स्पीड से उन तीनों पर अटैक करने के लिए चार्ज करता है। उन तीनों जनरल्स और ब्लड डीमन के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। ओल्ड मैन जो पीछे खड़ा था वो उन
जनरल्स की ऑरा को फील करके बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने सर पर हाथ रखकर चिल्लाता है कि हेवंस, ये तीनों तो क्रिएटर लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 3 क्रिएटर लेवल के एक्सपर्ट्स की बेइज्जती कर दी थी। वो तीनों जनरल्स मिलकर एक बहुत ही मैसिव रेड एनर्जी का नेट बनाते हैं और ब्लड डीमन को उसमें ट्रैप कर लेते हैं। फिर वो एक बहुत ही मैसिव व्हाइट लायन अटैक उस पर लॉन्च करते हैं। फायर फीनिक्स ये देखकर बुरी तरह से जेलस फील करता है। वो कहता है कि ब्रदर डीमन तो बुरी तरह से मार खा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ मैं ही अनलकी हूँ जिसको कभी भी इनविंसिबल बनने का मौका नहीं मिलता? मुझे भी एक हीरोइक और इनविंसिबल मोमेंट चाहिए। ब्लड डीमन पूरी ताकत लगाकर उस रेड नेट को तोड़ देता है और उन तीनों जनरल्स को पीछे धकेल देता है। जनरल्स बुरी तरह से हैरान होते हैं कि ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। ब्लड डीमन हंसते हुए कहता है कि इसमें कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फायर फीनिक्स जल्दी से आगे आता है और ब्लड डीमन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि ब्रदर डीमन प्लीज अपने इस छोटे भाई को एक मौका दे दो, मुझे लड़ने दो। ब्लड डीमन हंसते हुए कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपना सपना पूरा कर सकते हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। खैर, क्योंकि हम दोनों भाई हैं इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। जाओ, तुम जाकर इनको मारो। फायर फीनिक्स खुशी से कहता है कि थैंक यू ब्रदर डीमन। फायर फीनिक्स अपनी ग्लोइंग गोल्डन स्पीयर निकालता है। एक जनरल हैरानी से कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? लाइफ एंड डेथ फाइट चल रही है और ये लोग बीच में अपना फाइटर चेंज कर रहे हैं। फायर फीनिक्स पूरे जोश में चिल्लाता है कि किल। वो अपनी गोल्डन स्पीयर के साथ पूरी स्पीड से उन जनरल्स पर चार्ज करता है। फायर फीनिक्स की स्पीड और पावर इतनी ज्यादा मैसिव थी कि वो एक ही झटके में उन तीनों जनरल्स को बुरी तरह से ब्लास्ट करके ऑब्लिटरेट कर देता है। डार्क हेयर्ड एल्डर ये हॉरिफाइंग नजारा देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? ओल्ड मैन भी हैरानी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे दिखाओगे कि किलिंग क्या होती है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हारे अपने ही लोग बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। फायर फीनिक्स हवा में फ्लोट करते हुए बहुत ही खुश होता है और कहता है कि सो सैटिस्फाइंग, क्या यही वो इनविंसिबल मोमेंट है? मैंने आखिरकार अपनी अनलकी किस्मत को तोड़ दिया है और अब मैं भी इनविंसिबल बन गया हूँ। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक आसमान से एक बहुत ही मैसिव और डार्क बॉक्स नीचे गिरता है। बॉक्स खुलता है और उसमें से एक बहुत ही टेरिफाइंग स्क्रॉल निकलता है जिसके ऊपर एक डेमोनिक फेस बना हुआ था। उस स्क्रॉल के अंदर से एक बहुत ही मैसिव और डार्क जायंट हैंड बाहर निकलता है और पूरी स्पीड से आकर फायर फीनिक्स को बुरी तरह से अपने अंदर जकड़ लेता है। फायर फीनिक्स दर्द और डर से चिल्लाता है कि फक, क्या फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया? लगता है मेरी किस्मत में इनविंसिबल बनना लिखा ही नहीं है। मैं खामखा ब्रदर डीमन की जगह लड़ने आ गया। इस बार तो मैं पहले से भी ज्यादा बुरी तरह से पिटूंगा। तभी वहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ओल्ड मैन अपीयर होता है जिसके ग्रीन ग्लोइंग आईज थे। ये झो क्लैन का पैट्रियार्क था। वो हंसते हुए कहता है कि एक छोटा सा मुर्गी का बच्चा भी इतनी अकड़ दिखा रहा है। रिडिक्यूलस, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा सूप बनाकर पीऊंगा। हांशी उस पैट्रियार्क को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो परेशान होते हुए कहती है कि ये तो 30th हेवन के टॉप टियर झो क्लैन का पैट्रियार्क है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा मैसिव है कि यहाँ तक कि 30th ब्रांच के मास्टर भी इनको आसानी से हरा नहीं सकते। ब्लड डीमन मायूसी से कहता है कि मैंने फिर से अपने भाई फायर फीनिक्स को धोखा दे दिया। द हुआंग भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि हाँ, ये सब किस्मत का खेल है। वहाँ जमीन पर गिरा हुआ वो पहला ओल्ड मैन जिसके पास स्टाफ था, वो बुरी तरह से इंजर्ड था। वो रोते हुए कहता है कि मैं तो पक्का मरने वाला हूँ। सबसे बुरी बात यह है कि मैं अब अपनी पावर यूज करके यहाँ की इन्फॉर्मेशन वापस नहीं भेज सकता। झो क्लैन का पैट्रियार्क ब्लड डीमन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, अब ये नाटक खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें अभी मारता हूँ। झो क्लैन का पैट्रियार्क पूरी स्पीड से ब्लड डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ब्लड डीमन भी गुस्से में दहाड़ते हुए अपने मैसिव रेड ड्रैगन वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस पर चार्ज करता है। पैट्रियार्क अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है और हवा में एक बहुत ही मैसिव और ग्लोइंग गो बोर्ड यानी चेस बोर्ड का फॉर्मेशन बनाता है। ये फॉर्मेशन ब्लड डीमन को चारों तरफ से घेर लेता है और उसको बुरी तरह से ट्रैप कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम वापस गुतियान और अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को उसी सरीन पवेलियन में चेस खेलते हुए देखते हैं। दरअसल वो जो गो बोर्ड का फॉर्मेशन पैट्रियार्क ने बनाया था वो सीधा गुतियान के इस चेस बोर्ड के साथ कनेक्ट हो चुका था। झो क्लैन का पैट्रियार्क अपनी इस मूव के बाद थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि तभी आसमान में बहुत ही मैसिव क्लाउड्स अपीयर होते हैं और प्रिंस लिए अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ पर आ जाता है। प्रिंस लिए उस मैसिव चेस बोर्ड फॉर्मेशन को हवा में देखकर अपने एल्डर्स से पूछता है कि क्या तुम में से कोई इस शख्स को जानता है? एल्डर्स इनकार करते हुए कहते हैं कि नहीं, हमने इसको पहले कभी नहीं देखा। प्रिंस लिए सीरियस होते हुए कहता है कि झो क्लैन का पैट्रियार्क शायद इसका सामना अकेले नहीं कर पाएगा, तुम लोग भी जाओ और उसकी मदद करो। वो तीनों डार्क हेयर्ड एल्डर्स हाँ में सर हिलाते हैं और पूरी स्पीड से उस मैसिव चेस बोर्ड फॉर्मेशन की तरफ उड़ने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो चारों एल्डर्स जिन्हें प्रिंस ली ने भेजा था वो पूरी ताकत और एरोगेंस के साथ गुतियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके
हाथों में अलग अलग कलर्स के ग्लोइंग वेपन्स थे और उनकी औराज मिलकर एक बहुत ही मैसिव प्रेशर क्रिएट कर रही थी। लेकिन गू तियान अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से बैठा रहता है। उसके चेहरे पर डर का एक छोटा सा निशान तक नहीं था। वो बस आराम से अपने चेस बोर्ड पर एक व्हाइट पीस रखता है। उसके पीस रखते ही आसमान में एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग गोल्डन ग्रिड अपीयर होता है और वहाँ से एक बहुत ही खतरनाक अटैक उन एल्डर्स पर आकर गिरता है। एक बहुत ही जबरदस्त ब्लाइंडिंग और ईयर पियर्सिंग एक्सप्लोजन होता है जिसमें दाओ अलायंस के वो 5th और 6th रेल्म के क्रिएटर लॉर्ड्स एक ही झटके में क्रश होकर राख बन जाते हैं। उनका पूरा वजूद हवा में ऑब्लिटरेट हो जाता है और उनका नामो निशान तक नहीं बचता। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जो गू तियान के सामने बैठा चेस खेल रहा था, वो इस टेरिफाइंग डिस्ट्रक्शन को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। वो अपने हाथों को घूरते हुए हैरानी से अपने आप से कहता है कि व्हाट, मैं कब से इतना ज्यादा ताकतवर और टेरिफाइंग हो गया कि मैंने एक ही झटके में दाओ अलायंस के 5th और 6th रेल्म के क्रिएटर लॉर्ड्स को मार दिया। लेकिन अगले ही सेकंड उसको अपनी बेवकूफी का एहसास होता है और वो कहता है कि वेट, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरा काम थोड़ी है। ये तो जरूर यंग मास्टर गू तियान की ही इनविंसिबल पावर है जिसने उन सबको एक ही सेकंड में हमेशा के लिए मिटा दिया। दूसरी तरफ प्रिंस ली, जो कि एक बहुत ही हैंडसम और मस्कुलर शख्स था जिसके बाल लाल थे और उसने गोल्डन आर्मर पहना हुआ था। वो अपनी मैसिव आर्मी के साथ खड़ा ये सब देख रहा था। अपने ताकतवर एल्डर्स को इस तरह से एक ही सेकंड में मरते हुए देखकर प्रिंस ली गुस्से से पागल हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो गुस्से में दहाड़ते हुए चिल्लाता है कि डैम इट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे लोगों को मारा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सबको ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि तुम्हारी हड्डियां और तुम्हारा वजूद इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम्हें दफनाने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। प्रिंस ली अपनी मैसिव आर्मी, जिसको ग्रेट मंगोल आयरन कैवलरी कहा जाता था, उसकी तरफ देखता है और पूरे जोश में अनाउंस करता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट, आओ और दिखाओ कि असली ताकत क्या होती है। लेट्स स्टार्ट द रियल ग्रेट डिसाइसिव बैटल। प्रिंस ली अपनी स्वॉर्ड हवा में उठाता है और पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि चेंज फॉर्मेशन। आज इस पल से ऑर्डर हेवन कोर्ट की रूल और उनकी अथॉरिटी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी और उनका वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। ये हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा और मॉन्यूमेंटल मोमेंट बनने वाला है। प्रिंस ली की आवाज सुनते ही उसकी पूरी मैसिव आर्मी जोश में दहाड़ने लगती है। वहाँ पर बहुत सारे खतरनाक और मैसिव बीस्ट्स थे जिनमें फ्लाइंग लायंस, डार्क ड्रैगन्स और आर्मर्ड वुल्व्स शामिल थे। वो सब के सब एक बहुत ही टेरिफाइंग और सफोकेटिंग ऑरा रिलीज करते हैं जिससे आसपास का स्पेस कांपने लगता है। प्रिंस ली अपने बहुत ही मैसिव और डार्क फ्लेमिंग वुल्फ पर बैठता है। इस वुल्फ की आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। प्रिंस ली पूरी ताकत से चिल्लाता है कि लेट्स गो, किल देम ऑल। सारी की सारी ग्रेट मंगोल आयरन कैवलरी अपने बीस्ट पर बैठकर पूरी स्पीड से हवा में उड़ते हुए उस सिटी की तरफ चार्ज करती है जहाँ गू तियान और उसके साथी मौजूद थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से मीटियोर्स की बारिश हो रही हो। लेकिन जैसे ही वो मैसिव आर्मी सिटी के करीब पहुंचती है, अचानक सिटी के चारों तरफ एक बहुत ही मैसिव, थिक और ग्लोइंग गोल्डन एनर्जी बैरियर अपीयर हो जाता है। ये बैरियर एक बहुत ही सुप्रीम और अनब्रेकेबल शील्ड की तरह लग रहा था। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जो पवेलियन में बैठा था, वो इस टेरिफाइंग आर्मी को अपनी तरफ आते हुए देखकर बुरी तरह से डर जाता है। उसकी सारी अकड़ निकल जाती है और वो अपने सर पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है कि ओह मेरे खुदा, ये दिन तो सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल और अजाब वाले होते जा रहे हैं। मैं सच में इस तरह की टेरिफाइंग स्टिमुलेशन और खतरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल फट जाएगा। गू तियान बिल्कुल आराम से अपनी जगह पर बैठा रहता है। उसके चेहरे पर डर का एक निशान तक नहीं था। वो कैजुअली एक चेस पीस उठाता है और अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को डांटते हुए कहता है कि काम डाउन, फालतू में परेशान मत हो और आराम से अपनी चेस की गेम पर फोकस करो। वहाँ आसमान में प्रिंस ली उस गोल्डन बैरियर को देखकर एक बहुत ही एरोगेंट हंसी हंसता है। वो मॉक करते हुए कहता है कि हाँ, यू आर रियली गुड एट प्रिटेंडिंग। तुम लोग सच में बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इस बैरियर के पीछे कब तक छुप कर बैठ सकते हो। प्रिंस ली अपनी पूरी आर्मी को आर्डर देते हुए चिल्लाता है कि किल। उसके आर्डर मिलते ही सारी आयरन कैवलरी अपने वेपन्स निकाल लेती है और उन बीस्ट्स के मुंह से बहुत सारी मैसिव और ब्लाइंडिंग ग्लोइंग लेजर बीम्स शूट होती हैं। आसमान से अलग अलग कलर्स की एनर्जी बीम्स उस गोल्डन बैरियर पर बारिश की तरह गिरने लगती हैं। एक बहुत ही जबरदस्त और डेफनिंग एक्सप्लोजन होता है जिससे पूरा माहौल रोशनी से भर जाता है। लेकिन जब धुआं छटता है तो प्रिंस ली और उसकी आर्मी बुरी तरह से शॉक हो जाते हैं। उस मैसिव गोल्डन बैरियर पर एक छोटा सा स्क्रैच तक नहीं आया था। वो बैरियर बिल्कुल वैसा का वैसा ही अनब्रेकेबल खड़ा था। प्रिंस ली हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करता है और कहता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है। फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसता है और कहता है कि नो वंडर तुम लोग इतने ज्यादा एरोगेंट हो और नाटक कर रहे हो। लगता है तुम्हारे पास सच में थोड़ी बहुत ताकत और स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। प्रिंस ली पूरे गुस्से में चिल्लाता है कि आयरन कैवलरी चार्ज। सारी की सारी आर्मी अपने मैसिव बीस्ट्स के साथ पूरी स्पीड से हवा में उड़ते हुए उस गोल्डन बैरियर से जा टकराती है। वो बीस्ट्स अपने क्लॉज और फैंग से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आसमान में एक बहुत ही टेरिफाइंग और कैओटिक नजारा बन जाता है जहाँ पर हजारों बीस्ट उस शील्ड
पर अटैक कर रहे थे। प्रिंसली अपनी आर्मी के बीच में फ्लोट करते हुए अनाउंस करता है कि ग्रेट मंगोल आयरन कैवलरी हैज सेट ऑफ। जो कोई भी दुश्मन हमारे रास्ते में आएगा उसको हमारे आगे घुटने टेकने होंगे और सरेंडर करना होगा। यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। सारे के सारे दुश्मन हमारी इस आयरन कैवलरी के पांव तले कुचल कर क्रश हो जाएंगे और उनका वजूद मिटा दिया जाएगा। प्रिंसली अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है। उसके जिस्म से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी निकलने लगती है। वो हवा में जंप करता है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक स्टेट में एंटर हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब देखो मेरी असली ताकत। प्रिंसली अपने हाथों में एक बहुत ही मैसिव और टेरिफाइंग रेड ग्लोइंग स्वॉर्ड समन करता है जिसके चारों तरफ डार्क लाइटनिंग कड़क रही थी। ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसने पूरे आसमान को कवर कर लिया था। प्रिंसली पूरे एरोगेंस के साथ अनाउंस करता है कि 1000 मैन स्टेट, अगर तुम मेरी इस ग्रेट मंगोल आयरन कैवलरी के किलिंग फॉर्मेशन के आगे मर जाओ तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात होगी। तुम पहले इंसान हो जो इस फॉर्मेशन का शिकार बनोगे। लेकिन गू तियान अपनी जगह पर बिल्कुल आराम से बैठा रहता है। वो बस अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक ग्लोइंग गोल्डन चेस पीस बोर्ड पर रख देता है। उसके पीस रखते ही उस गोल्डन बैरियर से एक बहुत ही मैसिव और ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलती है जो पूरे आसमान में फैल जाती है। प्रिंस ली की वो मैसिव रेड स्वॉर्ड जैसे ही उस बैरियर के करीब पहुंचती है वो एक ही सेकंड में शीशे की तरह टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है और हवा में ऑब्लिटरेट हो जाती है। उस अटैक की शॉकवेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि प्रिंस ली और उसकी पूरी की पूरी आयरन कैवलरी बुरी तरह से उड़ती हुई पीछे जाकर गिरती है। प्रिंस ली हैरानी और डर से फटी हुई आंखों के साथ चिल्लाता है कि व्हाट, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया गया? हानशी जो सिटी के अंदर खड़ी ये सब देख रही थी वो गू तियान की इस टेरिफाइंग पावर को देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाती है। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपने आप से कहती है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अनफैथोमेबल और अनइमेजिनेबल ताकत है। क्या ये शख्स सच में 20th हेवन के ऊपर से आया है? ऐसी पावर तो सिर्फ वहाँ के सुप्रीम एक्सपर्ट्स के पास ही हो सकती है। दा हुआंग जो अपने क्यूट से येलो डॉग रूप में वहाँ खड़ा था वो पूरे फखर और एरोगेंस के साथ अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि डॉग लॉर्ड को तो पहले से ही पता था, लॉर्ड गू तियान तो हमेशा से ही इनविंसिबल है, चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर और मैसिव क्यों ना हो। लॉर्ड गू तियान हमेशा आराम से अपनी जगह पर खड़े रहते हैं और उन दुश्मनों को एक ही झटके में सप्रेस कर देते हैं। वो हमेशा इनविंसिबल रहते हैं। ब्लड डीमन भी अपने रेड ड्रैगन वाले रूप में हवा में उड़ता हुआ आता है और दा हुआंग की बात से एग्री करते हुए कहता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। लॉर्ड गू तियान के सामने इन छोटे मोटे कीड़ों की क्या औकात है। ब्लड डीमन फायर फीनिक्स और दा हुआंग की तरफ देखते हुए मॉक करता और कहता है कि तुम दोनों सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम लोगों को लॉर्ड गू तियान पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। अब देखो तुम्हारा चेहरा कितनी बुरी तरह से स्लैप हुआ है ना। अब तुम्हें समझ आई कि असली ताकत क्या होती है। दा हुआंग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो अपने दांत निकालकर ब्लड डीमन पर भौंकता है और उसकी टांग पर जोर से काट लेता है। ब्लड डीमन दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि आह कुत्ते, तुमने मुझे क्यों काटा? फायर फीनिक्स ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि हा, तुम दोनों की लड़ाई देखकर सच में बहुत मजा आता है। अंडरवर्ल्ड लॉर्ड जो पवेलियन में बैठा था वो राहत की सांस लेते हुए अपने पसीने पूंछता है और कहता है कि शुक्र है मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं यंग मास्टर गू तियान के साथ यहाँ पर रुक गया। ये सच में बहुत ही ज्यादा फियर्स और टेरिफाइंग है। उन्होंने तो अपनी मेन बॉडी को वहाँ भेजे बिना ही सब कुछ पूरी तरह से सॉल्व और ऑब्लिटरेट कर दिया। अगर मैं इनके साथ ना होता तो मैं तो कब का उस अटैक का शिकार होकर मर चुका होता। दूसरी तरफ प्रिंस ली अपनी इस हार पर बुरी तरह से गुस्से में पागल हो चुका था। उसकी सारी अकड़ और प्राइड मिट्टी में मिल चुकी थी। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चिल्लाता है कि डैम इट, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रिंस ली अपने उस मैसिव डार्क वुल्फ पर बैठकर आगे आता है और अपने कपड़ों से एक बहुत ही अजीब और ग्लोइंग ग्रीन लैंप निकालता है। इस लैंप के अंदर एक डेमोनिक फेस बना हुआ था और इसमें से एक बहुत ही टेरिफाइंग और डार्क एनर्जी निकल रही थी। जमीन पर खड़े लोग इस लैंप को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। एक आदमी अपने सर पर हाथ रखकर कांपते हुए आवाज में चिल्लाता है कि ये तो सोल डिवोरिंग लैंप है। हेवंस, प्रिंस ली ने सच में इस टेरिफाइंग सोल डिवोरिंग लैंप को यहाँ ले आया है। दूसरा आदमी रोते हुए बताता है कि लेजेंड्स के मुताबिक ये लैंप बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग और खौफनाक है। ये किसी की भी सोल और फ्लैश को एक ही सेकंड में निगलकर स्वॉलो कर लेती है। यहाँ तक कि ये किसी भी टॉप टियर एक्सपर्ट की सारी कल्टीवेशन पावर को भी सक करके उसको कम्प्लीटली ड्राई कर सकती है। अब हम सब पक्का मारे जाएंगे। प्रिंस ली एक बहुत ही एविल और मैनियाकल हंसी हंसते हुए उस सोल डिवोरिंग लैंप को हवा में उठाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि किल। उसके इतना बोलते ही उस लैंप के अंदर से एक बहुत ही मैसिव और डार्क ग्रीन एनर्जी वेव निकलती है जो पूरी स्पीड से उस गोल्डन बैरियर की तरफ जाती है। ये एनर्जी वेव देखने में ऐसी लग रही थी जैसे ये पूरे स्पेस को अपने अंदर निगल लेगी। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उस बैरियर से टकराता, गू तियान बिल्कुल आराम से अपना हाथ हवा में उठाता है। गू तियान की पावर से एक बहुत ही मैसिव और इनविजिबल फोर्स निकलती है जो उस ग्रीन एनर्जी वेव को बीच हवा में ही क्रश करके हमेशा के लिए ऑब्लिटरेट कर देती है। प्रिंस ली अपनी इस सबसे पावरफुल मूव को भी फेल होता देखकर बुरी तरह से शॉक हो जाता है। उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं और वो कांपते हुए आवाज में कहता है कि व्हाट, ये इम्पॉसिबल
पावरफुल है। तभी वहाँ पर हवा में एक बहुत ही मैसिव ब्लू ग्लोइंग पोर्टल खुलता है और वहाँ से एक बहुत ही हैंडसम और ताकतवर शख्स बाहर निकल कर आता है। इसने ब्लू और गोल्ड कलर के रोब्स पहने हुए थे और इसके जिस्म से एक बहुत ही प्योर और सुप्रीम ऑरा निकल रही थी। ये 10th हेवन के फैंग क्लैन का एक्सपर्ट फैंग रोंग था। फैंग रोंग आराम से हवा में फ्लोट करते हुए अपने आसपास के कैओटिक नजारे को देखता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि ओह, यहाँ तो बहुत रौनक और लाइवली माहौल लग रहा है। क्या यहाँ पर कोई तमाशा चल रहा है जो मैं देख सकता हूँ? प्रिंस ली उस अनजान शख्स को देखकर गुस्से में पागल हो जाता है। उसकी पहले ही बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी थी और अब कोई और आकर उसको डिस्टर्ब कर रहा था। प्रिंस ली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि गेट लॉस्ट, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे रास्ते में आओ। अगर तुमने अभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की तो मैं तुम्हें भी इनके साथ मौत के सफर पर भेज दूंगा। फैंग रोंग उसकी इस बदतमीजी पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वो बस आराम से एक एरोगेंट स्माइल के साथ प्रिंस ली की तरफ देखता है और कहता है कि ब्रदर, लगता है तुम सच में अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। तुम्हें अपने अल्फाज ठीक से सोच समझकर बोलने चाहिए, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहे हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? प्रिंस ली ये सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और